स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर मैं आकाश नागनाले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका सीधा सीधा लेना देना है केमिकल रिएक्शंस के साथ में। मतलब ये कि जब भी बात केमिस्ट्री की आती है, रसायन विज्ञान की आती है, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर क्या बहुत सारी रिएक्शंस होगी या फिर नहीं होगी, और यदि बहुत सारी रिएक्शंस होगी तो हम उसको याद कैसे करेंगे, और यदि उनको हमें याद करना हुआ तो हम उन्हें समझेंगे कैसे। मतलब ये कि जब कभी भी बात केमिकल रिएक्शंस की होगी, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक टॉपिक आएगा और उस टॉपिक का नाम क्या होगा, स्टाइकियोमेट्री। मतलब ये कि हम स्टाइकियोमेट्री होती क्या है, बेसिकली इसके बारे में आज पढ़ने वाले। तो देखिए भैया, कहानी बड़ी सिंपल सी है। वो जो शब्द दिख रहा है ना आपको, वो बड़ा भयंकर सा है, पर उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ भी नहीं है। सुनो क्या है वो कहानी, सुनाता हूं। राइट, जो शब्द दिख रहा है वो बड़ा ही भयंकर सा है, पर उसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी ही नॉर्मल सी है। एक काम करते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया, तो ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, हमने जो है हाइड्रोजन लिया। हमने कहा भैया 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं और उसको हम मिला देते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। यह हाइड्रोजन के दहन की अभिक्रिया है और हमें जो है क्या मिलेगा, तो भाई हमें मिलेंगे जल वाष्प। हमें जल नहीं मिलेगा, हमें मिलेंगे जल वाष्प। मतलब ये कि इसकी अवस्था गैसीय होगी, इसकी अवस्था भी गैसीय होगी, और यदि हम बात करें किसकी, हमारे हाइड्रोजन की, तो इसकी अवस्था जो है वो भी हमारी गैसीय ही होगी। चलो यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पैदा होता है, सर ठीक है ये बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी आसान सी क्यूट सी रिएक्शन है, कक्षा 10वीं में हमने इसको देखा है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन का स्टाइकियोमेट्री के साथ में क्या लेना देना है, बिल्कुल बताऊंगा, पर पहले ये कहानी सुनो जो 2 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं। ध्यान से देखो। अब आपके पास 2 हो गए हाइड्रोजन, 1 हो गया ऑक्सीजन का अणु। अब आपके पास 2 हो गए क्या, तो 2 हो गए भैया आपके पास क्या, 2 हो गए हाइड्रोजन और 1 हो गया ऑक्सीजन के अणु, और दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं 2H2O का। ठीक है, यहां तक भी कुछ भयंकर नहीं चल रहा है। अच्छा, एक और चीज की बात करें, यदि हम मोलों के रूप में बात करें, यदि हम बात करें कि भैया मोल्स कितने हैं, तो इसके 2 हैं, इसका 1 है और उधर वाले के 2 हैं। ये भी बिल्कुल सही है, यहां पर भी कुछ भयंकर नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं बात करूं भैया द्रव्यमान की, मैं मोलर द्रव्यमान की बात करूं, किसकी बात करूं, मैंने कहा मैं मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान की बात करूंगा। आपने कहा ठीक है सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तो है। तो अब मैं यहां पर मोलर द्रव्यमान की बात करना शुरू करता हूं। जैसे ही मैंने मोलर द्रव्यमान की बात करी तो मुझे यहां पर यह मिला कि भैया 4 ग्राम के आसपास तो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, हमारे पास जो है 4 हाइड्रोजन है। कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखो, H2 में आपके पास 2 हाइड्रोजन है और उसको 2 से गुणा किया। तो अब ये मत बोलना कि सर हमको ना 2 गुणा 2 बराबर 4 नहीं आता है। बात समझ में आई। तो एक आपके H2 में 2 हाइड्रोजन थे, ऐसे वाले अपने पास 2 H2 थे। ध्यान से देखो, राइट, और इसको जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। यहां तक भी ठीक है, 4 ग्राम ये हो गया। एक ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो लगभग 16 ग्राम के आसपास होता है। 2 ऑक्सीजन यदि हमारे पास एक अणु में मौजूद हैं तो इसको भी हम बोलेंगे कि अच्छा चलो 32 ग्राम हो गया अपने पास क्या, ऑक्सीजन। अब जैसा कि आप लोगों ने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़ा है, आपने लगा दिया, तो उधर की तरफ आपको क्या मिल गया भैया, 36 ग्राम आपको जो है जल मिल गया। यहां तक भी ठीक है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये जो चीज है ये आपका अणु है, ये जो है ये भी आपका अणु है और ये भी आपका अणु है, ये भी निकाल लिया आपने। चलो ये सारी चीजें आपने निकाल ली, पर इसका बार बार वही सवाल आपके दिमाग में आ रहा है जो मेरे भी दिमाग में आ रहा है, क्या कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका आज के टॉपिक के साथ लेना देना क्या है। तो सुनो, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, इसी का मतलब होता है स्टाइकियोमेट्री। बात समझ में आ रही है, और इसके लिए हिंदी में फिलहाल कोई शब्द नहीं है। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। तो ध्यान से देखिएगा, स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स के बारे में जानकारी, यानी कि तत्वों के बारे में जानकारी। तो मैं जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो है घबराया मत करो किसी शब्द को देखकर या सुनकर। बात समझ में आ रही है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री का मतलब ही क्या होता है, जब भी आप बात करते हैं किसके बारे में, तत्वों के बारे में,
उनके मापन के बारे में, उनके द्रव्यमान के बारे में, उनके वॉल्यूम यानी कि आयतन के बारे में जब कभी भी आप ये सारी बातें करते हैं तो उस पूरे टॉपिक का जो नाम है वो क्या है आपका? स्टाइकियोमेट्री। अब सीधी सी कहानी कि इंग्लिश का वर्ड होगा या नहीं होगा वो एक अलग खेल है, पर कुछ ऐसा पुराने जमाने में लिखा हुआ शब्द होगा जिसके अंदर छुपा होगा आपका क्या? एक कॉन्सेप्ट। क्या होगा? देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पहुंचे, ये लो, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका क्या? स्टाइकियोमेट्री। और इसका मतलब क्या है? सुनो अब देखो, तो भैया स्टाइकियोन एक वर्ड हो गया आपका। मैंने क्या कहा था? घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है और आपको पहले से आता है, बस शब्द नया है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो स्टाइकियोन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है आपका तत्व, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम तत्व कहते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, जिंक है, सोना है, चांदी है, निकल है, कोबाल्ट है, स्टील नहीं है, स्टील मिश्र धातु है, राइट। तो ऐसे एक तत्व जो रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? स्टाइकियोन यानी कि एलिमेंट। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? तो मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। तो जब भी आप किसी तत्व के बारे में उसकी द्रव्यमान की बात करते हैं, उसके आयतन की बात करते हैं, उसके मोलों की संख्या की बात करते हैं, और यदि आप उसे मापते हैं तो इस पूरी कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं क्या? स्टाइकियोमेट्री। इतनी सी थी कहानी, राइट। तो शब्द पर ना जाए, कॉन्सेप्ट पर जाए, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले से आता है। मतलब कि ये टॉपिक आपको तब से आता है जब से आप किसी रिएक्शन के बारे में जानते हो। मानकर चलते हैं कि हम एक रिएक्शन लेते हैं, H2, क्या मिला? Cl2, क्या बनाया? 2HCl। अब यदि मैं सबसे पूछूं, आप सबसे पूछूं जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, कि भैया क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, सीधी सीधी बात है, साफ बात है कि एक अपने पास हाइड्रोजन का अणु है, एक अपने पास क्लोरीन का अणु है, दो अणुओं को मिलाकर अपन ने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु बना दिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा सर इसका कुछ द्रव्यमान होगा, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा सर इसका भी कोई द्रव्यमान होगा, मैंने कहा भैया ठीक है, कोई ले लो। फिर आपने कहा सर इधर पे भी कोई द्रव्यमान होगा, इसका भी कोई द्रव्यमान होगा, मतलब HCl का ही होगा, मैंने कहा ठीक है। फिर आप कह रहे हो सर द्रव्यमान है तो आयतन भी तो होगा ना, क्योंकि वो पदार्थ है ना, उसका द्रव्यमान है तो आयतन भी तो होगा, यस और नो। मैंने कहा ठीक है। तो भैया जिसका द्रव्यमान है, जिसका आयतन है, जिसके मोलों की संख्या है, जिसमें परमाणुओं की संख्या है, इस पूरी फील्ड की जो स्टडी होती है, राइट, उसी को अपन बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। मतलब शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। जैसे कि नमक हम लोग बचपन से खा रहे होते हैं, पर बाद में पता चलता है कि अच्छा नमक का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। जैसे कि हम पानी बचपन से पी रहे होते हैं। देखो, अब डे 1 पे तो मेरे को पता नहीं था, जब मैं KG2 में था या फर्स्ट क्लास में था, अपन तो तब छोटा भीम देखा करते थे, बात समझ में आई। तो इसको अपन बचपन से पी रहे हैं, पर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है H2O, वो अपने को कब पता चला? बड़ी कक्षाओं में, 8वीं 7वीं 9वीं में। मेरे को तो 9वीं में पता चला। तो H2O जो है वो अपना जल होता है। बात समझ में आ गई? तो चीजें अपने को पहले से जहां हम देख रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, पर पता कई बार बाद में चलता है। तो स्टाइकियोमेट्री से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है किसी भी तत्व के बारे में कुछ चीजों का मापन, जिसमें उसका द्रव्यमान हो सकता है, मोलों की संख्या हो सकती है, और आयतन भी हो सकता है। तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन की बात होगी, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा केमिकल रिएक्शन यदि हो रही है तो क्या हो रहा होगा भैया? तो स्टाइकियोमेट्री हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? इसको नोट करो, एक बढ़िया डेफिनेशन और लिखवाता हूं, ठीक है? ये भी अच्छी डेफिनेशन है, एक और लिखवाता हूं, पहले इसको नोट करो। ठीक, कर लिया? बहुत आसान। चलिए, कर लिया ना? इसको हटाते हैं अपन यहां से, और एक परिभाषा यहीं पर लिखते हैं। किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया अपन एक लिख लेते हैं यहां पर भाई, 2H2 के साथ में आपने O2 मिलाया, और क्या मिला आपको? तो आपको मिला 2H2। हमने कहा ठीक है भैया, सही तो जा रहा है। चलो अब काम की बात पर आते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया में सुन लो, किसी अभिक्रिया में कौन होंगे? तो भैया एक तरफ अभिकारक होंगे,
एक तरफ उत्पाद होंगे, अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स कमाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो भैया, किसी अभिक्रिया में क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया में तत्वों, अब अभिकारक में भी तत्व होंगे और आपके उत्पाद में भी तत्व होंगे, ठीक है। तत्वों के क्या, ध्यान से देखिएगा, किसी अभिक्रिया में तत्वों के द्रव्यमान, किसी अभिक्रिया में तत्वों के द्रव्यमान, आयतन, मोलों की संख्या का मापन एवं जानकारी, खत्म खेल। चलो, कहां परेशान होते हो? किसी अभिक्रिया में किसी भी तत्व के अभिक्रिया यदि हो रही है तो एक तरफ अभिकारक होगा, हाँ सर जानते हैं, एक तरफ उत्पाद होगा, बिल्कुल सर जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। चलो, किसी अभिक्रिया में तत्वों के द्रव्यमान, आयतन, मोलों की संख्या का मापन एवं जानकारी जो रहती है, इसी चीज को अपन बोलते हैं क्या, स्टाइकियोमेट्री। तो भैया ऐसा है, आप शब्द बड़े खतरनाक से दिख रहे हैं पढ़ने में, बट इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ही लल्लू सा है, इसलिए घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बात समझ में आ गई? नोट करो। चलो कर लिया पक्का जी। तो यदि इस अभिक्रिया की हम बात करें, ठीक है, अच्छा अब एक नया नाम बनाया इन्होंने, ध्यान से देखना। अब इस अभिक्रिया में यदि हम बात करेंगे भैया हाइड्रोजन जो है, राइट, तो हाइड्रोजन के कितने आपके अणु हैं? तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन का 1 है और ये जल के भी 2 अणु हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो ये जो अणुओं की संख्या होती है, क्या होती है? अणुओं की संख्या होती है, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। और आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो भैया आप इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री गुणन, क्योंकि कोफिशिएंट क्या कहलाता है आपका? गुणन कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलो, गुणक कह सकते हो, गुणन कह सकते हो, बड़ा ही सिंपल है, नोट कर लो। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, जो कि आपको पहले से आता है। चलो, इसको मिटाता हूं यहां से। अब चलते हैं आगे, एक अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान से देखो, ये वही अभिक्रिया है जिसको स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने लिखा हुआ था। अब स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो अभिक्रिया होती है, राइट, इसमें 2 अणु आपके जरूर H2 के होंगे, एक अणु जरूर आपका ऑक्सीजन का होगा और 2 अणु जरूर आपके किसके होंगे? भाई जल के होंगे। पर आप मुझे एक बात बताओ, यदि सिर्फ 2 ही अणु अभिक्रिया करेंगे, एक ही ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा और यहां पर 2 ही अणु बनेंगे, तो क्या इस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन यहां पर हुई, इसको हम देख सकते हैं? हम इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो 2 अणु हैं ये बहुत ही छोटे होंगे। तो फिर ना ये 2 अणु नहीं होते, ये उसके 2 मोल होते। बात समझ में आ रही है? मतलब आप यदि ये सोच रहे हैं कि ये 2 अणु हैं, समझाने के लिए बढ़िया है कि 2 अणु हैं, पर कहानी ये है कि ये 2 अणु नहीं है, ये क्या है? 2 मोल है। तो कोई भी अभिक्रिया यदि लिखी जाए तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसके यहां पर मोल उपयोग हो रहे हैं, अणु उपयोग नहीं हो रहे हैं। एक और उदाहरण लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, एक बढ़िया वाली उदाहरण लेते हैं ना, धमाकेदार। देखो, अब मैं H2 ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं? Cl2 ले रहा हूं और इसको थोड़ा मैं उधर ले रहा हूं। काहे ले रहा हूं? ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं भैया H2 को मैं मिला रहा हूं Cl2 के साथ में और मुझे मिल रहा है 2HCl। H2 को Cl2 के साथ में मिलाया और मुझे क्या मिल रहा है? तो भाई मुझे मिल रहा है 2HCl। ठीक है, यहां तक भी सब कुछ सही चल रहा था। अब यदि हम बात करें, अब ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना। हमें लगता है, जब हम सीख जाते हैं तो हमें क्या लगता है और होता क्या है वास्तव में। क्या है? दोनों अलग अलग कहानियां हैं। बात समझ में आई? चलो, हमें क्या लगता है कि आपका जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या लगता है कि आपका जो हाइड्रोजन है ना, उसके 2 क्या है? हमें लगता है क्या होंगे बताओ? अणु होंगे।
अणु है, बिल्कुल है, पर दो अणु रिएक्ट करके, एक अणु रिएक्ट करके क्या कर लेगा? कुछ करेगा क्या? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि यहां पर अणु होगा, पर वास्तव में क्या होते हैं भाई? मोल होते हैं। तो आपके बिल्कुल सही है, हमें लगता है कि इसका एक अणु होगा, इसका एक अणु होगा और इसके दो अणु होंगे, बिल्कुल सही है। पर ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन कैसी होती है? एक्चुअल में वो एक मोल है, ये भी एक मोल है, और ये कितने मोल बना रहा है भैया? 2 मोल बना रहा है। मतलब हमें लगता है कि अणु रिएक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली अणु रिएक्ट कर रहे हैं, पर उसकी जो संख्या है वो सिर्फ 2 नहीं है या 1 नहीं है। उसकी जो संख्या है वो किसके हिसाब से है? मोल के हिसाब से। मतलब ये कि यहां पर कौन अभिक्रिया कर रहा है? तो यहां पर 6.022, थोड़ा इधर लिखेंगे, सामने वाले के लिए भी उतना ही है, पड़ोस वाले के लिए भी उतना ही है, और 10 की घात इतने अणु रिएक्ट कर रहे हैं। जब आप बात कर रहे हैं किसकी? एक मोल की। बात समझ में आई? तो यहां पर एक अणु अभिक्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि एक अणु अभिक्रिया करेगा तो वो इतना ज्यादा छोटा है कि हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। वो जो अभिक्रिया से ऊर्जा निकलेगी वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। बात समझ में आई? तो एक अणु अभिक्रिया नहीं कर रहा है, एक मोल अभिक्रिया कर रहा है। तो जब तक किसी सवाल में लिखकर ना दिया जाए कि एक अणु अभिक्रिया कर रहा है, आप हमेशा उसको कंसीडर करेंगे कि भाई वो एक मोल अभिक्रिया कर रहा है। तो उसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, तो बड़ी सिंपल सी कहानी, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो याद रखिएगा, यदि कहीं पर ऐसी अभिक्रिया लिखी हुई है तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक अणु अभिक्रिया नहीं कर रहा है, एक मोल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻⁻23 अणु मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं। तो एक मोल के लिए अभिक्रिया होगी, ना कि एक अणु के लिए, जब तक कि आपसे सवाल में पूछा ना जाए। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक मोल के लिए ही हो, बट सामान्यतः ऐसा होता है, यदि एक अणु के लिए होगी तो सवाल में सीधे सीधे आपको लिख कर दिया जाएगा कि भैया ये अभिक्रिया जो है वो एक अणु के लिए, एक परमाणु के लिए हो रही है। राइट, बात समझ में आ गई? आपको कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करना है। तो ये सब जो अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बेसिकली यही अपनी स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। चलो, इसको मिटा देते हैं यहां से और चलते हैं आगे। चलिए भाई, तो इस तरीके से हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो स्टोइकियोमेट्री है वो क्या है। अब आप किसी भी अभिक्रिया में, जैसे कि एक अभिक्रिया है और बड़ी ही अच्छी अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं कि भैया CH4 जो है, ध्यान से देखिएगा, CH4 जो है, राइट, गैसीय अवस्था में है और ये मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ में, 2 ऑक्सीजन के साथ में, जो भी गैसीय अवस्था में है, और ये दे रहे हैं क्या? तो देखिए CO2 गैसीय अवस्था में, और दे रहे हैं 2H2O, और ये भी आपके गैसीय अवस्था में है। राइट, तो यदि हम इस अभिक्रिया की बात करेंगे तो ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भैया इसका जो है वो एक मोल है। तो यदि मैं यहां पर लिख दूं कि भाई मोलों की संख्या क्या होगी, यदि मैं यहां पर लिख दूं कि मोल कितने होंगे, राइट, तो इसका जो है 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, और इसके भी आपके जो है 2 मोल है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी है, ध्यान से देखिए। तो उसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इधर पे 1 मोल, और इधर पे कितने मोल हो गए? आपके 2 मोल हो गए। सिंपल, पक्का, कोई दुख दर्द वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो हमने मोलों की संख्या का परिकलन किया है, साथ में हम एक काम करते हैं, द्रव्यमान निकाल लेते हैं। आ जाओ भाई, द्रव्यमान। चलो, तो CH4 का द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 4, दोनों को अपन ने जोड़ा, हो गया 16। क्या बात है? तो याद रहे, यदि 1 मोल है तभी तो 16 ग्राम होगा। एक अणु का 16 ग्राम कैसे हो सकता है यार? कार्बन तो दिखता ही नहीं, भयंकर छोटा है, तो एक का नहीं हो सकता। 1 मोल का जो है वो होगा आपका 16 ग्राम। हम बात करेंगे यहां पर। तो अब बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? तो सीधी सी कहानी, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। सर देखो सर, ये एक अणु हो गया ऑक्सीजन का, भाई ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? आपका 1 अणु हो गया। और ऐसे वाले कितने हैं? 2 हैं। अब एक अणु में अपन ऑक्सीजन यदि देखेंगे तो 2 हैं, तो 2 अणु में कितने होंगे? 4 होंगे, और एक परमाणु का 16 होता है, तो 4 का होगा 64 ग्राम। ठीक, CO2 के एक उसका कितना होगा? तो भैया ये होगा आपका 44 ग्राम। कैसे? तो मैंने कैलकुलेट किया। कैसे किया? तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 को 32 में जोड़ दिया, क्या मिला? 44। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे ही यदि हम बात करेंगे H2O की, तो आपका जो H2O है,
तो कितने हैं यहां पर, आप ध्यान से देखिए। तो अब कैलकुलेट करना भी मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि कितने परमाणु है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, एक H2O में आपको कितने परमाणु दिख रहे होंगे भाई? 2 दिख रहे होंगे, ऐसे वाले 2 H2O हैं, तो कितने हो गए? 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2, तो 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 ग्राम। सही तो जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका कितना? 36 ग्राम। कैलकुलेट कर लो, इधर का कुल द्रव्यमान उधर के कुल द्रव्यमान के बराबर आना ही चाहिए, नहीं तो डाल्टन भैया को बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने ही बताया था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। राइट, चलिए भाई, तो 16 और 64 को अपन ने जोड़ा तो 80 आ गया, 44 में 36 को जोड़ा तो भी ये 80 आ गया। कौन घबराने वाली बात नहीं है, कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है। तो ये सब अपन ने जो डिस्कस किया, इसमें नया कुछ भी नहीं था, इसको अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ा था, थोड़ा सा 9वीं में भी पढ़ा था। तो ये जो चीज अभी हमने डिस्कस की, यही था हमारा स्टाइकियोमेट्री, जिसका मतलब था कि आप जब तत्व की बात करेंगे और उसका मापन आप कैसे करेंगे, आप उसके मोलों की संख्या का मापन कैसे करेंगे, आप उसके द्रव्यमान का परिकलन कैसे करेंगे, आप उसके आयतन का परिकलन कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी बात, नोट कर लो। चलो, आज के बाद कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं घबराएगा। वैसे ही आप लोग नहीं घबराते हो, आपको जो भी डाउट होता है वो आप पूछ लेते हो, पर यदि फिर भी आपको थोड़ी बहुत घबराहट है कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, जल्दी जल्दी करवा दो, राइट, तो आप मत घबराओ। एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ेंगे, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। नोट करो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात भैया, ऐसा है कि जब ये वीडियो प्रीमियर होती है, राइट, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस समय पर ऑनलाइन रहूं, लाइव चैट में। आपका यदि वहां पर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ लीजिए, ताकि हम वहीं पर आपका डाउट क्लियर करते हैं। यदि आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लीजिए, जैसा भी, जो भी, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, कैसा भी डाउट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप उधर पे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको वहीं पर सॉल्व कर देंगे। जब मैं कह रहा हूं 2 रुपए का मतलब मैं उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, पैसे वैसे वाला कोई खेल ही नहीं है। पूरा का पूरा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। गॉट इट? नोट कर लो, कर लिया? ठीक है, चलो अब एक बढ़िया वाली चीज सीखते हैं, जिससे ना आप लोगों को कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब देखो, कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने मूल कॉन्सेप्ट सीख ही लिया है। राइट, बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स, यदि कहीं पर लिखा हुआ है K2Cr2O7, अब कक्षा 10वीं में से निकल गए हो, कक्षा 11वीं में आ गए हो, तो ऐसी चीजों से पाला देख लो, पाला पढ़ने ही वाला है आपका। इसको अपन क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये है बेटा अपना क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब किसी चीज को रटो मत, मैं क्या कह रहा हूं, अब किसी चीज को रटो मत, अब इसको ना समझने की कोशिश करो, ठीक है, और पूरा समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब कह रहे हो भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो कितने पोटेशियम के परमाणु हैं? तो 2 हैं। क्रोमियम के कितने हैं? तो 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? तो 7 हैं। पर यदि हम यहां पर लगा दें 4, तो अब पोटेशियम के परमाणु कितने हो गए? तो 8 हो गए। क्रोमियम के कितने हो गए? तो 8 हो गए। और ऑक्सीजन के कितने हो गए? तो भैया ऐसा है, ऑक्सीजन के हो गए 7 चौके 28, ये तो कर ही लोगे। तो ऐसे करके आप अणु और परमाणु जो है वो गिन सकते हो, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है आपका CO3, क्या लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है आपका CO3, राइट, तो इसका मतलब 1 कार्बन हुआ और 3 ऑक्सीजन हो गए, यहां तक ठीक है, ओके। पर यदि किसी ने ऐसे लिख दिया, देखो ध्यान से देखो, पर यदि किसी ने यहां पर 2 ऐसे लगा दिया, या एक काम करते हैं, या फिर अपन ने CO3 लिखा और नीचे की तरफ 2 लगा दिया। अब दोनों का मतलब क्या है वो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस वाले का मतलब ये है कि कार्बन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन भी यहां पर आपके 3 दूनी 6 है। इस वाले का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 6 है, ठीक है, यहां तक भी बढ़िया चल रहा था। अब कई बार क्या होता है, जब CO3 लिखा होता है तो ये और CO3 इन दोनों में अंतर है। बात समझ में आ गई? अंतर कैसा है, ध्यान से देखो, क्या अंतर है, बड़े ध्यान से देखो भैया। ऐसा है, यहां पर जो आपका कार्बन है वो 3 है, और यहां पर जो ऑक्सीजन है वो भी आपका 3 है, दैट्स ऑल। इधर पर
आपका कार्बन 3 है और जो ऑक्सीजन है वो भी 3 है। तो ऐसा है स्टूडेंट्स कि CO3 अलग चीज है और CO के साथ में ध्यान से देखिएगा नीचे की तरफ 3 लगा हुआ है, तो ये अलग चीज है। बात समझ में आएगी। वैसे आपको ये पहले से पता था, पर यदि नहीं पता रहा होगा तो भी सीख लो। तो ये कार्बोनेट है और वो आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कितना है, तो भाई 3 है। ये आपका कार्बोनेट है और उधर वाला वहां देखो, और ये वाला जो है आपका, ये कैसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कैसा है आपका 3 है। बात समझ में आ गई। पर यदि किसी ने दिमाग लगाया सर यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 कोबाल्ट है। बात समझ में आ रही है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, पर यदि आपका कार्बन कैपिटल है, ऑक्सीजन आपका छोटू है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। फिर ये क्या है, तो भाई ये है आपका कोबाल्ट। बात समझ में आ गई। तो ये सबको नोट कर लो, बड़ी सिंपल सी कहानियां हैं। कुछ इसी तरीके से यदि कहीं पर लिखा हुआ है 2NaOH, तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सोडियम 2 है आपके। पर यदि कहीं पर लिखा हुआ है CaOH2, जिसको आप चूने का पानी कहते हो, इसको आप कॉस्टिक सोडा कहते हो, राइट। तो जब आप बात करते हो किसकी, चूने के पानी की, तो ध्यान से देखिएगा कि चूने के पानी में अब यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है और एक आपका कैल्शियम है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है आप अणु और परमाणु जो है वो निकाल सकते हो, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब आज मैं आप लोगों को एक बढ़िया होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं। अगली वीडियो के पहले आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा और आपकी जो कॉपी है उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो आपको मुझे बताना है कि जिन चीजों को मैं अब यहां पर दे रहा हूं उसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, कितने परमाणुओं की कुल संख्या है। बात समझ में आ गई। देखो, इसको अपन यहां से मिटाते हैं, ठीक है ना। देखो, आपको बतानी है क्या, तो भाई आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा, आपको बतानी है क्या 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 क्या, तो आपको बतानी है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये चीज बतानी है, कुल परमाणु ओ की मिर्जा संख्या क्या बतानी है, तो आपको बतानी है कुल परमाणुओं की संख्या। जब अपन लाइव करेंगे ना, तो फिर आप वहां से बताना, अपन साथ में ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, तो आपको बताना है CaCO3 में कौन सा परमाणु कितना है, दूसरा आपका Al2O3 में कितना है, तीसरा आपका 2Al2O3 में कितने परमाणु हैं, चौथा आपका चार आबंद वाला कोई ले लेते हैं अपन, हाँ ठीक है, Al2 और यहां पर CO3 और यहां पर 2 है, इसमें कितना, और पांचवा है आपका, बताइएगा जरूर, राइट, Al और OH3 है और इसमें कितने हैं, और छठवा है आपका, ध्यान से देखिएगा, कितने परमाणु, छठवा अपन बना ले, कौन सा एग्जांपल कोई भी ले लो, 2H2SO4 है, इसमें कितना, ठीक है। सातवें नंबर पे अपन ले लेते हैं, हाँ जी, C12S22O11, जिसको हम लोग शर्करा या फिर शुगर भी कहते हैं, उसमें कितना, और आठवें नंबर पे हम लोग ले लेते हैं कुछ बड़ा ही भयंकर सा, अजीब सा, और ये हो गया आपका, चलो ध्यान से देखो, कोबाल्ट हो गया, इसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और यहां पर 4। इसमें कौन सा अणु, सॉरी कौन सा परमाणु जो है वो कितना है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। बात समझ में आ गई। एक और चीज हम लोगों ने अभी देखी थी, स्टोइकियोमेट्रिक गुणन। तो देखो भाई, सबका स्टोइकियोमेट्रिक गुणन भी बताओगे, जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ये सब भी आप बताओगे। अब इस होमवर्क को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। कर लिया, ठीक। अब देखो, यहां तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये भी चीज अपन ने देख ली थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सीमांत अभिक्रमक की, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो एक काम करो, नोट कुछ करने की जरूरत, अरे नहीं है, नॉट टू वरी। देखो,
सीमांत अभिक्रिया को समझने के लिए ना हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बात समझ में आई? एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा दूं? बिल्कुल मिटाया। अब ये आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये होता है आपका सीमांत अभिक्रमक, और इसके पीछे की कहानी क्या होती है वो ध्यान से देखिएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, देखो। अब मेरे सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है, कोई भी अभिक्रिया से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अब मेरे सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है भैया, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 3 हाइड्रोजन के आपके अणु हैं जो कि एक नाइट्रोजन के अणु से अभिक्रिया करके बनाएगा 2NH3, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, अमोनिया कह सकते हो। ठीक है, यहां तक भी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो अपन और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो, तो हाइड्रोजन के 3 अणु हो गए, नाइट्रोजन का 1 अणु हो गया, और अमोनिया जो बन रहा है उसके 2 अणु हैं, यहां तक भी ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया है हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, तो मोल के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, तो हम बात कर रहे हैं मोल के लिए। चलो, तो मोल के यदि हम संदर्भ में बात करेंगे तो इसके कितने मोल हैं बताओ, तो इसके 3 मोल हैं। इसी को अपन स्टाइकियोमेट्रिक गुणन कहते हैं, यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। 3 है भैया, इसका जो है 1 मोल है और यहां पर आपके 2 मोल है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया। अच्छा, अब द्रव्यमान की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब द्रव्यमान की बात करते हैं। अब द्रव्यमान की बात क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राइट, तो द्रव्यमान क्या कहता है कि भैया ये 6 ग्राम होगा। 6 हाइड्रोजन मेरे को दिख रहे हैं। ये आपका जो है कितना होगा, तो 28 ग्राम होगा। भाई एक नाइट्रोजन आपका कितना होता है, आपका 14 ग्राम होता है। 14 दूनी 28 ग्राम हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, तो एक 17 ग्राम का होता है, तो ये 34 ग्राम हो गया, क्योंकि 2 हैं अपने पास में। ठीक है जी, इसमें क्या खतरनाक है, कुछ भी नहीं। अब एक चीज सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब कभी भी अमोनिया बन रहा होगा तो ये रिएक्शन जो है वो फिक्स्ड होगी। मतलब जब कभी भी अमोनिया बनेगा तो हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए ही चाहिए। जब कभी अमोनिया बनाओगे और ये अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए ही चाहिए। तो हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं कर सकते आप। राइट, और नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए ही चाहिए। तो एक तरफ तो आपके पास में 3 मोल हाइड्रोजन के हैं और एक तरफ आपके पास में 1 मोल नाइट्रोजन का है, तब जाकर ही आपको मिलेंगे 2 मोल अमोनिया के। आपने कहा सर ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन ने समझ ही लिया। अब सुनो मेरी बात, ये द्रव्यमान ये किसके रिस्पेक्ट में था, मोल के संदर्भ में था, रिस्पेक्ट में था। अब किसको ध्यान में रखते हुए अपन यही अभिक्रिया देख रहे हैं, द्रव्यमान के लिए। तो सीधी सी बात यह है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कॉन्सेप्ट आपको पहले से आता है या नहीं आता। यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको केमिस्ट्री इजी लगती है या मुश्किल लगता है। फर्क अब यह पड़ेगा कि यह टॉपिक आपके समझ में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यह सिंपल है और आप लोग ये सीख सकते हो। सुनो, अब ये रूल क्या कहता है कि आपका जो द्रव्यमान है, मतलब ये कि आप यदि एक N2 की अभिक्रिया कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको 6 ग्राम हाइड्रोजन तो चाहिए। यह है एकदम लक्ष्मण रेखा, पत्थर की लकीर। मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। इस रूल को अपन यहां लिख देते हैं। मतलब 28 ग्राम N2 के लिए, ध्यान से देखिएगा, 28 ग्राम N2 के लिए, 28 ग्राम N2 के लिए 6 ग्राम H2 चाहिए। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बिल्कुल, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई। चलिए भैया, 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, बात खत्म। ऐसे ही अलग अलग अभिक्रियाओं में ये रूल चलेगा। अब सर जब बात खत्म तो ये काहे लगाया विस्मयादिबोधक, यही है ना। जब बात खत्म तो वो क्यों लगाया गया, मतलब एक अभी कंडीशन जो है वो बाकी है। अब 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, अब बताओ मेरे पास 28 ग्राम नहीं है, मेरे पास 14 ही ग्राम है। मेरे पास नाइट्रोजन नहीं है 28 ग्राम, मेरे पास 14 ग्राम है। कोई रूल थोड़ी कि मेरे पास 28 ग्राम ही होगी। भाई थैली छोटी थी, अब 28 ग्राम की जगह मैंने जो है 14 ग्राम नाइट्रोजन रखी है, पर हाइड्रोजन जो है वो तो मेरे पास अभी भी 6 ग्राम है। हाइड्रोजन अभी भी मेरे पास 6 ग्राम है। राइट राइट राइट। और अब मेरे पास नाइट्रोजन 14 ग्राम है। अब बताओ सर रिएक्शन,
बात समझ में आई? अब सुनो, यहां कॉमन सेंस की एंट्री होती है। कोई मेरे को नहीं पता भाई कौन सी हायर केमिस्ट्री इसके पीछे है, कॉमन सेंस की एंट्री होती है और आप सबको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। बस 1 मिनट मेरी बात बड़े ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। क्या है देखो, 28 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 28 ग्राम के लिए आपको 6 ग्राम चाहिए ना, राइट? अब आपके पास 14 ग्राम है और वहां पर आपके पास 6 ग्राम है, तो आपको क्या लगता है 6 ग्राम पूरा उपयोग होगा? नहीं होगा। अनुपात निकालो, 28 ग्राम के लिए यदि 6 ग्राम चाहिए तो 14 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 3 ग्राम ही चाहिए होगा। 14 ग्राम के लिए कितना ग्राम चाहिए होगा भैया? 3 ग्राम चाहिए होगा। पूरा 6 ग्राम उपयोग में होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये कि जब यह अभिक्रिया होगी तो, इसका मतलब ये कि अभिक्रिया के बाद, ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया के दौरान, राइट? 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए तो 14 ग्राम 6 ग्राम से अभिक्रिया नहीं करेगा, उसके अपने उसूल हैं, रूल्स हैं, राइट? तो ये 14 ग्राम जो है वो 6 ग्राम से अभिक्रिया नहीं करेगा, ये उसके आधे यानी कि 3 ग्राम से अभिक्रिया करेगा। तो यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? ध्यान से देखो तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी 3 ग्राम के साथ में 14 ग्राम मिलाया और क्या मिला भैया? 17 ग्राम आपको कौन मिला? अमोनिया मिला। मतलब आपको 2 अमोनिया नहीं मिले, अब आपको सिर्फ एक ही आपका मोल मिला। किसका? अमोनिया का मिला। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर क्या है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए तो 14 ग्राम के लिए 3 ग्राम चाहिए, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने कहा बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अब आप मुझे बताओ, जब ये सिचुएशन दी गई थी, जब ये सिचुएशन दी गई थी तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में पहले कौन खत्म हुआ? बताओ, पूरा कौन खत्म हुआ? जल्दी बताओ, पूरा कौन खत्म हुआ? क्या नाइट्रोजन पूरा खत्म हुआ? हाँ सर। क्या हाइड्रोजन पूरा खत्म हुआ? नहीं सर। भैया किसी भी अभिक्रिया में जो चीज पूरी खत्म हो जाती है, बात समझ में आ गई? किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो चीज पूरी खत्म हो जाती है वही कहलाता है आपका सीमांत अभिक्रमक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी है, सबको बता दो, ढिंडोरा पीट दो, पूरे गांव में घबराने वाली बात नहीं है। तो किसी अभिक्रिया के दौरान यदि कोई अभिकारक, किसी अभिक्रिया के दौरान यदि कोई अभिकारक पूरा खत्म हो जाता है तो वही कहलाता है आपका सीमांत अभिक्रमक। बात समझ में आ गई? तो अब एक काम करो, रुको, पहले नोट्स भी तो बनवाने, किताब नहीं है ना आपके पास, नॉट टू वरी, पूरा का पूरा टॉपिक वाइज अपन बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, एकदम सीक्वेंस में। आप सिर्फ जो है कॉपी लेकर बैठिए मेरी क्लास में, एक पेन लेकर बैठिए और बॉटल में पानी लेकर बैठ जाइए, बस। चिप्स विप्स रखना है तो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? और किताब नहीं होगी तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आप एक काम करो, सीमांत अभिक्रमक की अभिक्रिया लिखो, और अभिक्रिया कह रहा हूं, इसकी जो है परिभाषा लिखो। सीमांत अभिक्रमक की सीधी परिभाषा यह है, ठीक है? ये तो अपनी बुक वाली हो गई। आप कैसे समझेंगे? तो किसी भी क्रिया में जब कोई एक अभिकारक पूर्णतः खत्म हो जाता है, जिसकी मात्रा न्यूनतम होती है, वही कहलाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिक्रमक। नोट करो, कर लिया? पक्का? उदाहरण भी तो चाहिए होगा। ये लो, ये लो, ये लो, खेल खत्म हो गया, ये लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इसको भी नोट करो जल्दी से, स्क्रीन रोक कर लिया? अब सुनो, ये जो हमारा सीमांत अभिक्रमक या फिर लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको हम मोलों की संख्या के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और द्रव्यमान के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों के हिसाब से एक एक उदाहरण लेकर आप लोगों को समझा देता हूं, राइट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं। देखो कौन सी अभिक्रिया लें? यही वाली ले लें? नहीं यार, दूसरी लेते हैं। चलो अब एक दूसरी अभिक्रिया लेते हैं हम लोग, कौन सी वाली? तो ये वाली। ध्यान से देखिएगा, अब मैं लिख रहा हूं कि मेरा 2H2 जो है वो मिल रहा है O2 के साथ में। 2H2 जो है वो मिल रहा है O2 के साथ में और मुझे मिल रहा है 2H2। यहां तक ठीक है, यह हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यह हमारी सामान्य अभिक्रिया है इसकी, ठीक है ना? चलो तो इसको अपन ने पैक कर दिया, तो ये कर दिया अपन ने इसको पैक, घबराने वाली कोनो बात नहीं। चलो इसको अपन ने पैक कर दिया। अब आपको पता है कि भाई कितने मोल हैं, मोल इसमें कितने हैं? तो इसके 2 मोल उपयोग हो रहे हैं ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ। और द्रव्यमान की यदि हम बात करें
द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो भैया 4 ग्राम मिल रहा है 32 ग्राम के साथ। अब उत्पाद में क्या बन रहा है नहीं बन रहा है उसको सीमांत अभिक्रमक में फिलहाल में हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलो देख लेते हैं, वो क्यों बेचारा पानी जो है वैसा ही रहे, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, यदि वो बुरा मान गया दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ऊपर मैंने मोल के संदर्भ में लिखा बोलो यस सर, नीचे हमने द्रव्यमान के लिए लिखा बोलो यस सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, राइट। अब देखो ये तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब कोई आपसे ये कह रहा है कि ऐसा दिया हुआ है, मतलब कोई आपसे कह रहा है कि हम ये वाली अभिक्रिया नहीं मानते जी, हम मानेंगे दूसरी अभिक्रिया। हमने कहा रुको, कोई दिक्कत नहीं, रुको। अब ये हमसे कह रहा है कि हम एक अभिक्रिया यहां लिखते हैं और हम एक अभिक्रिया यहां लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब गलती से आपने ये अभिक्रिया लिख दी, अब मैं मोल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, मोल के संदर्भ में कर रहा हूं, ठीक है। चलो गलती से आपने ये अभिक्रिया लिख दी 6 हाँ ठीक है। अब गलती से आपने ये अभिक्रिया लिख दी 6H2 मिल रहा है O2 के साथ में और दे रहा है क्या? अब आपने यह अभिक्रिया लिख दी। अब स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है कि भैया ऐसा है 2H2 एक ऑक्सीजन के साथ ही मिलेंगे, भले ही आप यहां पर 6H2 लिख दो, बात समझ में आ गई, पर रिएक्ट 2 ही करेंगे। तो यदि आपका ऑक्सीजन 1 है, ध्यान से देखिएगा, यदि आपका ऑक्सीजन कितना है 1 है और इसके भले ही 6 हैं, क्या लगता है क्या पूरे 6 रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? रूल है, फिक्स्ड है, पहले से मैच फिक्स हो चुका है। किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। तो हाइड्रोजन 2 रहेगा, हाइड्रोजन गैस के 2 अणु और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु ही अभिक्रिया करेगा, भले ही कितने ही हाइड्रोजन हो जाए, कितने ही ऑक्सीजन हो जाए। मतलब ऑक्सीजन का कहना है मेरे को 6 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ कितने चाहिए? तो भले ही यहां पर 6 दिए होंगे पर उपयोग सिर्फ कितने होंगे स्टूडेंट्स? 2 होंगे। इसका मतलब पूरा क्या खत्म हो जाएगा? ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा अपना, ऑक्सीजन जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा, राइट, ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा। तो यही होगा अपना सीमांत अभिक्रमक, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि 6 में से, तो नोट में आप क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, 6H2 से, रुको 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 1 मिनट, क्या लिखा था यहां पर लिखा था अपना 6। बात समझ में आ गई? चलिए भैया, और यहां पर ऐसा गोला भी लगा था, मेरे को याद आ गया। चलो, तो यही आपका सीमांत अभिक्रमक है। और तो यहां पर लिखा जाएगा 6O2 में से सिर्फ 2H2 ही उपयोग होंगे। खत्म। तो इसका मतलब सीमांत अभिक्रमक क्या हुआ? तो ये हुआ आपको ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा कम उसमें है दम, वही हमारा ऑक्सीजन, राइट। तो इसको आप नोट करो। अब दूसरा वाला उदाहरण ले रहा हूं। अब इसी अभिक्रिया को अपन किसके संदर्भ में देखते हैं? द्रव्यमान के संदर्भ में देखते हैं। अब दिया गया है कि भैया ऑक्सीजन है आपका, अब दिया गया है कि देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन को 4 ग्राम क्या चाहिए? 32 ग्राम ऑक्सीजन को 4 ग्राम चाहिए आपका क्या? ध्यान से देखिएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन को 4 ग्राम चाहिए आपका, क्या चाहिए भाई? तो हाइड्रोजन चाहिए। तो अब एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें आपका जो ऑक्सीजन है, राइट, अब ध्यान से देखना, एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें ऑक्सीजन जो है आपका O2 जो है वो कितना है भैया? ये है आपका 64 ग्राम। ये अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन है आपका कितना? तो भैया 4 ग्राम। तो बताओ जरा उत्पाद क्या बनेगा? अब ये अभिक्रिया, ये सवाल यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका क्या रिप्लाई देंगे? जल्दी से दो, बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब आपसे बात हो रही कि भैया 64 ग्राम ऑक्सीजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, बताओ क्या अभिक्रिया होगी? तो एक काम करते हैं, वहां बढ़ने से पहले हम यहां आ जाते हैं, राइट। तो ये दिख जरूर ऐसा रहा है पर अभी भी 2H2O ही बनेगा, क्योंकि हमारा जो एक था वो था हमारा सीमांत अभिक्रमक, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म नहीं होने वाला, उसके 2 ही मोल उपयोग होंगे, उसके अणु के 2 ही मोल उपयोग होंगे। बाकी के जो 4 हैं वो कैसे रहेंगे? बचे रह जाएंगे, घूमते रहेंगे एटमॉस्फेयर में, मजे लेते रहेंगे, राइट। अब आपसे दिया गया है द्रव्यमान के संदर्भ में, क्या दिया गया है? तो एक काम करते हैं, इस अभिक्रिया को ना थोड़ा सा मजेदार तरीके से लिखते हैं। रुको 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 और रुको, यहां पर 2H2 लिख देता हूं।
अब अभिक्रिया जो है आपको ऐसी लिखकर दी जाएगी, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिया जाएगा 2H2 धन आपका ये O2 है और ये आपको दे रहा है 2H2, यहां तक ठीक है। अब लिखकर दिया जाएगा कि भैया ऐसा है ये 4 ग्राम है आपके पास में, दिया गया है 4 ग्राम है, और ये जो है ये 64 ग्राम है। अब बताओ जो बनने वाला H2 है वो कैसा बनेगा। तो जब मैं पढ़ता था तो स्टार्टिंग में मैं कौन सी मिस्टेक करता था, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी करते हैं, मैं इन दोनों को जोड़ देता था, मेरा ग्राम 68 ग्राम आ जाता था मेरा आंसर, और वो पूरा का पूरा गलत हो जाता था। तो अपने को गलत नहीं करना है, अपने को सही करना है, और बहुत पूरा का पूरा सही करना है, ठीक है। चलो अब आप मेरे को बताओ भाई कॉमन सेंस क्या कहता है। कॉमन सेंस कहता है आपको वो अभिक्रिया पता है, मतलब आपको ये पता है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। क्या पता है आपको? 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, राइट। 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। इसका मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए? 8 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन चाहिए। यदि आप 32 का 2 गुना करोगे तो आपको 4 का भी तो 2 गुना करना पड़ेगा, राइट। तो यदि 32 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 64 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए। क्या पूरी 8 ग्राम है? कितनी है? 4 ग्राम है। यदि ये 4 ग्राम है तो क्या वो पूरा उपयोग होगा? भले ही वो 64 ग्राम दिया है, पर वो पूरा का पूरा उपयोग नहीं होने वाला है। इसका मतलब जिसकी मात्रा कम उसमें है दम। पर ऐसे सवाल करने के लिए आपको जो सामान्य अभिक्रिया है, जनरल रिएक्शन है, वो पता होनी चाहिए, मोलों के भी संदर्भ में और द्रव्यमान के भी संदर्भ में। तो वो अपने मोल के संदर्भ में की थी, ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई? मास के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? तो खेल खत्म ना। तो 4 ग्राम ही रिएक्ट करेगा उसके 32 ग्राम के साथ, और 32 ग्राम जो है वो रखा रह जाएगा, 32 ग्राम रखा रह जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? तो भाई कितना हुआ? 4 ग्राम हुआ। आ गई बात समझ में? और कितना H2O बनेगा? तो सीधी सी बात है, 4 ग्राम जब अभिक्रिया करेगा तो H2O कितना बनेगा? तो 32 और 4 36 ग्राम बनेगा। आ गई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या कहते हैं? मजा आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक और करते हैं, ये याद रखना बस, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं भाई, इसका लेते हैं 8 ग्राम, इसका लेते हैं 8 ग्राम, और इसका भी लेते हैं 8 ग्राम। क्या किया? इसका लिया 8 ग्राम और इसका भी लिया 8 ग्राम। एक काम करो, 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम चाहिए ना, तो इसके 1 ग्राम से कितना होगा? 8 ही ग्राम तो होगा। बात समझ में आ रही है? चलो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोनों के अपन ने 8-8 ग्राम ले लिए। अब बताओ क्या होगा सीमांत अभिक्रमक? बताओ, लगाओ दिमाग एक बार, रोको वीडियो, रोको और दिमाग लगाओ। लगा लिया? अब मेरी बात सुनो। अब भाई दोनों के जो है 8-8 ग्राम चाहिए, राइट। अब एकदम कॉमन सेंस लगाओ, अपने को केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना लेना, बट सीखना पूरा है, राइट। चलो भाई, तो इंटरेस्ट नहीं लेना, वो तो समझ में आएगा, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। प्रेशराइज नहीं करना है अपने आप को कि सर मैं इंटरेस्ट लेकर ही रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अब बताओ भैया, 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम, 32 ग्राम के लिए कितना? 4 ग्राम, या फिर 4 ग्राम के लिए कितना? 32 ग्राम। तो यदि ये 8 ग्राम दिया है तो इधर 64 होना चाहिए था। यदि ये 8 दिया है तो इधर 64 होना चाहिए था, यानी कि यहां पर। या फिर यदि ये 8 दिया है तो वहां पर कितना होना चाहिए? देखो 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम के लिए कितना? मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं ना, ध्यान से देखो, ये भी तो रूल है कि इसको मैं 8 ग्राम लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा। अनुपात तो यही है। बात समझ में? अनुपात तो यही है, ये 8 ग्राम और वो 1 ग्राम। मतलब यदि कोई चीज 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, यदि हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितनी चाहिए होगी भैया? सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगी। और कितनी दी है बाबूजी ने? 8 ग्राम दी है। पूरी उपयोग होने वाली नहीं है, मतलब पूरा उपयोग होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन पूरा उपयोग हो जाएगा, पर इसमें से सिर्फ 1 ग्राम आपकी हाइड्रोजन जो है वही उपयोग होगी।
सिर्फ कितनी उपयोग होगी? तो इसमें से सिर्फ 1 ग्राम उपयोग होगी, इसमें से सिर्फ 1 ग्राम उपयोग होगी। यहां पर भी लिख देता हूं, इसमें से सिर्फ 32 ग्राम उपयोग होगी। और क्या मिलेगा अपने को? हमें मिलेगा 9 ग्राम H2। कुछ समझ में आया? बोलिए यस सर। नहीं आया तो पूछ लीजिए। तो क्या इस तरीके से हम सीमांत अभिक्रमक यानी कि आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आपको जनरल रिएक्शन पता होनी चाहिए, आपको जनरल रिएक्शन पता होनी चाहिए। काम करते हैं, चलते चलते एक और कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हो? चलो एक और कर लेते हैं। अब मोलों के लिए लिख लेते हैं। अब ना एक काम करते हैं, H2 के अपने को दिए हैं 2 मोल 1 मोल। ठीक है, अब इसके दिए हैं 12 मोल और उधर पे ऑक्सीजन के दिए हैं आपके 6 मोल। नहीं, इसमें तो बैलेंस हो ही गया, वो 12 मोल। अब बताओ मुझे कौन सा होगा सीमांत अभिक्रमक? बताओ। रोको वीडियो को, आंसर दो। आगे बढ़ रहे हैं। लो मैं खड़ा हो गया, रोको। रोक लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब भाई 12 मोल और 12 मोल दोनों के दिए हैं। क्या लगता है कौन पूरा रिएक्ट करेगा? कौन पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा? समझ लेते हैं। भैया ऐसा है, हाइड्रोजन के चाहिए आपको 2 मोल और हाइड्रोजन के जो 2 मोल रहेंगे, हाइड्रोजन के जो आपके 2 मोल रहेंगे, इसको अरे यार हाँ, हाइड्रोजन के 2 मोल जो रहेंगे वो ऑक्सीजन के 1 मोल से विक्रिया करेंगे। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से विक्रिया करेंगे। मतलब हाइड्रोजन के 12 मोल ऑक्सीजन के 6 मोल से ही अभिक्रिया करेंगे, 12 से अभिक्रिया करने वाले नहीं है। ऑक्सीजन का 1 मोल को हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए, ऑक्सीजन के 12 मोल को हाइड्रोजन के 24 मोल चाहिए होंगे। आया कि नहीं आया समझ में? इजी कि नहीं? जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो तो इधर 1, इधर 2, इधर 12, इधर 24। क्या इधर 24 है? नहीं, इधर पे सिर्फ कितना है? 12 है। इसका मतलब ये कि ये कम है। तो भैया जो कम है, जो उस अनुपात के हिसाब से कम है, वही है सीमांत अभिक्रमक। खत्म खेल। बात समझ में आई? घबराने की जरूरत नहीं है। मिलके प्रैक्टिस करेंगे, तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बस आप बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में। सब कुछ करवाऊंगा, बढ़िया से करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश पूरी यही रहेगी। चलो भाई, तो अब 12 में से सिर्फ 6 उपयोग होंगे, पूरे उपयोग नहीं होने वाले हैं। बात समझ में आ गई? गलत लिख दिया क्या? हाँ, ये वाला जो 12 रहेगा ये पूरा उपयोग हो जाएगा। ये जो है, ये वाले 12 में से सिर्फ 6 मोल उपयोग होंगे, पूरे उपयोग होने वाले नहीं है। मतलब 6 मोल बच जाएंगे। बचा देते हैं 6 मोल को। तो 6 मोल ही उपयोग होंगे और ये बनाएगा कितना? तो भैया ऐसा है, ये बनाएगा आपका 12 मोल। ये बनाएगा 12 मोल। ठीक है, आप यदि किसी ने सडनली अभी वीडियो देखी है, अभी यहां पर आकर ही आप कई बार ऐसे स्किप करके वीडियो देखते हो, तो बेटा आप प्लीज 5 मिनट पहले जाओ, इस पूरी कहानी को सीख लो, जिससे ही आपके लिमिटिंग रिएजेंट या फिर आपका सीमांत अभिक्रमक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सिंपल सी कहानी, आसान है कहानी। आज के बाद मेरा कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं घबराएगा इस टॉपिक को लेकर, जिसका नाम था लिमिटिंग रिएजेंट या फिर सीमांत अभिक्रमक। एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको अपन ने लगाया हुआ है। प्रैक्टिस में भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाया हुआ है। 1 शॉट में भी क्वेश्चंस लगवाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो कर लिया पक्का? ठीक, तो इस तरीके से सीमांत अभिक्रमक क्लियर है। आप ये अभिक्रिया देखिएगा और यहां से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाएगा गा 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 गा। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सांद्रता के मापन की तरफ, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस इस साल भी पूछे जाएंगे, नीट की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जेडब्ल्यू में भी पूछे जाएंगे, और कक्षा 12वीं में एक अध्याय है विलियन करके। हाँ, वही सॉल्यूशन जिसको आपने 9th में पढ़ रखा है, राइट, वहां से भी पूछे जाएंगे। तो ये आपने नोट कर लिया है। हम चल रहे हैं आगे और हमने सीखा है क्या? सीमांत अभिक्रमक। अब एक काम करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सांद्रता का मापन, और उसमें कौन सी चीजें हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो ऐसा है, विलयनों में जब कभी भी अभिक्रियाएं होंगी तो हम सांद्रता के मापन की बात करेंगे, और उसमें फिलहाल में हम ये 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। बढ़ रहे हैं आगे पहले टॉपिक यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत के साथ।
चलिए भाई, तो ये सारी चीजें आपने अपनी कॉपी में लिख ली होगी। चल रहे हैं किसकी तरफ? द्रव्यमान प्रतिशत की तरफ, जिसको आपने एक बार ऑलरेडी देख लिया है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या है बेसिकली, जब भी हम सांद्रता के मापन की बात करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं, किसी विलयन में हम कर सकते हैं या फिर किसी मिश्रण में हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम बात करते हैं विलयन में सांद्रता के मापन की। और ये जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा कैसे। तो अब मान लेते हैं कि आपको जो है नींबू पानी पीने का मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें नींबू का रस डालेंगे। मान लेते हैं कि आपको जो है शरबत पीने का मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें शरबत में मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो डाल देंगे, राइट। मान लेते हैं कि आप एक नमकीन सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, जिसमें आपने क्या किया? आपने एक गिलास ले ली, राइट, आपने एक गिलास ले ली और उस गिलास में आपने NaCl डाल दिया। ठीक है भाई, जो भी चीज आप कर रहे हो उसके पीछे केमिस्ट्री तो है ना, बिल्कुल केमिस्ट्री है। कैसे है? बड़े ध्यान से देखो। तो क्या है, आपका जो NaCl है ना, वो आपका विलेय है। वो क्या है? विलेय, जिसकी मात्रा कम है, जिसको मिलाया जाता है वो विलेय है। जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है वो विलायक है, और जो बनता है वो आपका क्या है? विलयन है। क्या है भाई? विलयन है। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे? डायग्राम को फिर से बनाएंगे, मजा नहीं आया। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बढ़िया वाला मस्त वाला एक डायग्राम बनाते हैं अपन लोग, है ना? ध्यान से देखना। तो भाई ये ग्लास है मेरे पास, इस ग्लास में मैं बनाने वाला हूं विलयन, और इस विलयन को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है। अब ध्यान से इस कहानी को सुनिए भाई। अब इसमें जो है पहले से पानी भरा हुआ है। अब इसमें पहले से जो है पानी भरा हुआ है, यार बहुत ज़्यादा, हाँ, पहले से इसमें पानी भरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो अब इसमें डाल दिया आपने पहले से क्या? भाई पानी डाल दिया। ठीक है, आपने पानी डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आप जो है H2O है। ठीक है, अच्छा, अब अपन ने इसमें क्या डाला? तो मान लेते हैं कि इसमें हम नमक डाल देंगे। तो ये अपन ने नमक डाला, चलो ये नमक डाल दिया। ये एक दो ये वाले आपको जो दिख रहे हैं ना, बाद में जो डाले गए, ये आपके नमक हैं। तो आपने डाला है इसमें कौन सी चीज? NaCl। तो आप कहानी क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि सर, जिसे मिलाया गया, जिसे मिलाया गया, ठीक है भैया, जिसे मिलाया गया, और उधर पे आप क्या कहना चाहते हो? जिसमें मिलाया गया। हमने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ग्लास है, पानी है, नमक है, इसमें कौन सी ऐसी हायर केमिस्ट्री हो जाएगी? कोई हायर केमिस्ट्री नहीं होगी, ध्यान से देखो बस। ठीक है, चलो, जिसमें मिलाया गया, देखो देखो, बेसिकली स्टूडेंट्स कुछ हायर केमिस्ट्री जैसा है ही नहीं। क्या है? जो चीजें सिलेबस में होती है वो हमेशा बोरिंग मारती हैं, जो चीजें सिलेबस में नहीं होती है, राइट, उसको हमेशा देखने का, पढ़ने का और एंजॉय करने का मन करता है। अब क्रिकेट मैच किसी के सिलेबस में थोड़ी होता है। यदि फिजिकल एजुकेशन की हम बात ना करें तो आपको इंटरेस्ट आता है रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें आता है इंटरेस्ट। यही चीज़ जिस दिन सिलेबस में आ जाएगी ना, उस दिन आपका इंटरेस्ट और हो जाएगा कम। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हम अपने आसपास की चीज़ों को पढ़ते हैं, बस उसका जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा वैज्ञानिक होता है। जब वही चीज़ सिलेबस में आ जाती है तो थोड़ा सा अपने को बोर लगने लगता है, जो कि स्वाभाविक भी। बात समझ में आ रही है? तो घबराइए मत, बस एक नमकीन ग्लास अपन जो है का पानी लेंगे और केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो, जिसे मिलाया गया वो हमारा NaCl है, और ये क्या है भाई? जिसमें मिलाया गया। तो अपन इसमें लिख सकते हैं जिसमें मिलाया गया। हमने कहा ठीक। अब इसके लिए क्या है? जिसमें मिलाया गया। तो अब इसके लिए क्या है भैया? इसके लिए इन्होंने नाम दे रखा है, कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा, रसायन विज्ञान की कक्षा चल रही है, राइट। तो इसका इन्होंने नाम दिया विलायक। क्या नाम दिया? तो इसका इन्होंने नाम दिया विलायक, क्योंकि इसमें मिलाया गया। तो ये हो गया आपका विलायक, और जिसे मिलाया गया वो हो गया आपका विलेय। तो जिसमें आपको मिलाया गया वो विलायक हो गया, और जिसे मिलाया गया वो क्या हो गया भैया? आपका विलेय हो गया। यहां तक भी सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बना होगा ना, तो क्या बना? ध्यान से देखिएगा। तो भैया क्या बना? बड़े ध्यान से देखिएगा। जब आपने विलयन लिया, राइट, और इस विलयन में आपने विलेय डाला, क्या डाला? आपने विलेय डाला, तो
आपको जो चीज मिल रही है वो क्या है, वो है आपका विलियन। क्या मिला? तो स्टूडेंट्स आपको मिला विलियन। और जब भी सांद्रता के मापन की बात होती है, सबसे पहले अपने दिमाग में आता है यही नींबू पानी, यही नमकीन पानी, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं क्या? विलियन। क्या कहते हैं भैया? तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं विलियन। क्या कहते हैं? विलियन, 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 विलियन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपका कहना होगा सर इसमें क्या है? तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कहानी। आप साथ में देखो, अगले 20 मिनट में आपको खेल पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है कि जो विलियन रहेगा, राइट, विलियन को अपन किसी एक चीज से दर्शाएंगे, जैसे विलायक को अपन ए से दर्शाएंगे और विलेय जो रहेगा उसको अपन बी से दर्शाएंगे। ठीक है, तो इतना तो कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे? तो ये आपका बी से दर्शाओगे और ये इसको आप ए से दर्शाओगे, क्योंकि विलायक कुछ भी हो सकता है और विलेय कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? कुछ किताबों में इसको एक और उसको दो, सॉरी, विलायक को 1 और विलेय को 2 से दर्शाया जाता है, तो वो भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हम इस कक्षा में जो विलेय रहेगा हमारा नमक, जिसको आप नमक कहते हो, उसको रसायन विज्ञान में विलेय कहते हैं इस टॉपिक में, राइट। तो जो विलेय रहेगा उसको बी से दर्शाएंगे और आपका जो विलायक रहेगा उसको आप कैसे दर्शाओगे भाई? तो विलायक आपका जो रहेगा उसको आप कैसे दर्शाएंगे? तो उसको आप ए से दर्शाएंगे। ये बात फिक्स हो गई। आज के बाद कौन कंफ्यूजन नहीं मांगता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया, राइट, और ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है जी, ठीक। तो बी में ए को मिला दिया गया, पर ध्यान रहे यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। विलियन बनाते समय केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, मतलब ये कि जब आप किसी ग्लास में या बॉटल में पानी लेते हो, उसमें आप यदि नमक डाल देते हो, राइट, तो वो नमकीन पानी मिल जाता है। वापस से आप यदि उसको क्या कर दोगे भाई? वाष्पीकरण कर दोगे, तो पानी पानी उड़ जाएगा, नमक नमक रह जाएगा। मतलब यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो जब कभी भी विलियन बनेगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो विलियन क्या है? अरे गलत लिख दिया क्या? विलायक है। क्या है ये? विलायक है। देखो गड़बड़ हो गया जोश में, है ना। ये विलायक है, विलियन नहीं है। हाँ, तो यहां पर आपके पास क्या है? तो भाई यहां पर आपके पास है विलायक। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और वहां पर जो भी बन रहा है उसको अपन कह रहे हैं विलियन। बात समझ में आ गई? तो आज के बाद जब तक आप ये कायनात रहेगी, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है कि विलेय की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलेय आपका बी होगा, विलायक आपका ए होगा। ठीक, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। नोट कर लो। कर लिया? ठीक है जी। चलिए, अब ध्यान रखें कि विलेय और विलायक के लिए ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। विलेय, ठीक है, विलेय हो या विलायक हो, इसके लिए आपको ये दो चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। और वो क्या है? तो दिया गया द्रव्यमान और मूलर द्रव्यमान। एक काम कर लो, पहले इसको नोट कर लो, अपन फ्रेश स्लाइड में बढ़िया से करते हैं। पहले नोट कर लो। कर लिया नोट? सिंपल सी कहानी। चलो भाई, एक काम करते हैं। क्या सिखाया? विलेय बी, विलायक आपका ए रहेगा, दोनों मिल जाएंगे और क्या मिलेगा? विलियन मिलेगा। तो जिसको आप केमिस्ट्री कहते हो, विलेय और विलायक के बीच की भयंकर वाली केमिस्ट्री होती है और निर्माण होता है किसका? विलियन का, राइट। चलिए, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमारे पास ना दो प्रकार के द्रव्यमान होते हैं। एक वो जो कि फिक्स होता है, जिसको आप मूलर द्रव्यमान कहते हो, एक वो जो कि कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, कहीं पर NaCl लिखा हुआ है, कहीं पर क्या लिखा हुआ है भाई? NaCl लिखा हुआ है, ठीक है। तो NaCl तो कितना भी हो सकता है ना। नमक जो है वो स्वाद अनुसार भी हो सकता है, एक चुटकी भी हो सकता है, एक चम्मच भी हो सकता है, एक बड़ा वाला ड्रम भी हो सकता है। NaCl आपका की मात्रा जो है वो कुछ भी हो सकती है, पर NaCl का जो मोलर मास होगा, जो मोलर द्रव्यमान होगा, वो फिक्स्ड होगा। कैसा होगा? बात समझ में आ रही है? तो दिया गया द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ तो होगा इसका दिया गया द्रव्यमान, बात समझ में आई? एक तरफ तो होगा दिया गया, हैंड राइटिंग थोड़े अच्छे से लिखूं, रुको। तो एक तरफ तो होगा, ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं कि आप विलेय की बात करें, मान लेते हैं कि आप NaCl की बात करें, किसी भी चीज की आप बात करें, कोई भी केमिकल की बात हो रही है, तो NaCl में दो प्रकार की चीजें होंगी। इसका दो प्रकार का द्रव्यमान होगा। और कौन सा द्रव्यमान होगा? सुनो, सिंपल है कहानी, राइट।
तो भैया एक तो होगा दिया गया द्रव्यमान, एक क्या होगा, तो एक होगा आपका दिया गया द्रव्यमान। और यदि आप बात कर रहे हैं दिया गया द्रव्यमान की, तो वो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो दिया गया द्रव्यमान जो होगा वो कैसा होगा, कितना भी हो सकता है। दिया गया द्रव्यमान जो है वो कितना भी हो सकता है, दिया गया द्रव्यमान कितना भी हो सकता है। लिख दो इसको यहां पर ऐसे, कितना भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो दिया गया द्रव्यमान कितना भी हो सकता है, बस खेल खत्म। तो ये कितना भी हो सकता और है, कितना भी मतलब भैया 5 ग्राम हो सकता है, 0.25 ग्राम हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, तो 1 किलोग्राम हो सकता है, तो इतना 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 किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9 किलोग्राम हो सकता है। दिया गया द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, पर दूसरा होता है आपका मोलर द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? दूसरा होता है आपका मोलर द्रव्यमान। आपको यदि कुछ भी नहीं आता, नहीं आता मतलब आपको आता बहुत कुछ है, पहले से यदि कुछ भी नहीं पता है तो, राइट, आपको यदि कुछ भी नहीं पता है तो भी परेशान मत होइए, राइट। अब क्योंकि कक्षा 9वीं में भी अपन ने इस टॉपिक को पढ़ा था, तो आपका जो मोलर द्रव्यमान है वो कैसा होता है, तो ये होता है आपका फिक्स्ड। मोलर द्रव्यमान कैसा होता है, तो स्टूडेंट्स ये होता है अपना फिक्स्ड 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 फिक्स्ड। ये लो, ये लो, खुश रहो। तो मोलर द्रव्यमान कैसा होता है भैया, नियत होता है, फिक्स होता है, कोई नहीं बदल सकता उसको, कोई नहीं बदल सकता। और मोलर द्रव्यमान कैसा होता है, तो ये होता है फिक्स्ड। अब दोनों द्रव्यमान है, दोनों ही भौतिक राशि है, कोई ना कोई सिंबल तो दोनों के लिए होता होगा, बिल्कुल होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भैया ऐसा है, दिया गया द्रव्यमान जो होगा उसका क्या होगा, आपका क्या होगा, तो भाई दिया गया द्रव्यमान को अपन दर्शाते हैं, और मोलर द्रव्यमान को अपन किस चीज से दर्शाते हैं, इसका एरो अपन हटाते हैं यहां से, रुको। दिया गया द्रव्यमान का अपन यहां एरो बनाते हैं, यार 1 मिनट, ठीक है जी। दिया गया द्रव्यमान और एक तरफ है अपने पास मोलर द्रव्यमान, और याद रहे दिया गया द्रव्यमान को अब से मैं लिखने वाला हूं W, और मोलर द्रव्यमान को मैं लिखने वाला हूं M-B। और B क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो आपको याद होगा B अपन विलेय को कहते हैं। आप यदि किसकी बात करेंगे, आप यदि विलायक की बात करेंगे तो आप उसके लिए A लिखेंगे, तो अपन बेस्ट ऑप्शन ये कि M- लिख लेते हैं। तो M- आपका क्या होगा, ये होगा आपका मोलर द्रव्यमान, और ये कैसा होगा, ये फिक्स्ड होगा। दिया गया द्रव्यमान आपका कुछ भी हो सकता है, और इसको अपन लोग कैसे दर्शाएंगे, तो छोटा W बड़ा W दोनों हो सकते हैं, तो वो W से दर्शाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से नोट कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार मुझे कमेंट्स में बताते हैं, कई बार जब वो मुझसे मिलते हैं तो बताते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री ना हमको समझ में ही नहीं आती है, हमको ना न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आते हैं। तो बेटा आपके इसलिए समझ में नहीं आते हैं, सुनो ध्यान से, क्योंकि आपको सिंबल्स ही नहीं पता, आपको एकदम बेसिक चीज नहीं पता। तो क्लास आज की पक्का थोड़ी लंबी होने वाली है, पर एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से अपन सीखने वाले हैं, जिससे क्या होगा, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। तो दिया गया द्रव्यमान W है, मोलर द्रव्यमान M- है, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अब मोलर द्रव्यमान की यदि आप इसकी बात करेंगे तो कितना होगा भैया, 58.5 ग्राम फिक्स्ड है। तो ये कैसा है, फिक्स्ड है। ऐसा ही H2O के लिए फिक्स्ड है, ऐसा ही H2 के लिए फिक्स्ड है, ऐसा ही O2 के लिए फिक्स्ड है, ऐसा ही कैल्शियम के लिए फिक्स्ड है। कैल्शियम के लिए 40 ग्राम फिक्स्ड है मोलर द्रव्यमान, H2 के लिए 18 ग्राम फिक्स्ड है, O2 के लिए 32 ग्राम फिक्स्ड है। ठीक, तो सबका मोलर द्रव्यमान फिक्स्ड होता है, और सबका दिया गया द्रव्यमान जो है वो क्या होता है आपका, तो भैया वो आपका वेरिएबल हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 1 ग्राम, 4 ग्राम, 50 ग्राम, 50 करोड़ किलोग्राम, राइट, 3000, 4000, 5000, 10,450 ग्राम, 7,499 ग्राम, कुछ भी हो सकता है, शून्य में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है, नैनोग्राम में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खत्म बात, अपने को टेंशन लेना नहीं है इसकी, ठीक है। चलो
तो दिया गया द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, मोलर द्रव्यमान जो है वो कैसा होगा, आपका फिक्स्ड होगा। बात समझ में आ गई? चलिए बस यहां पर आकर आपका खेल जो है खत्म हो गया इस कॉन्सेप्ट का। बढ़ते हैं आगे, राइट। और ध्यान से देखिएगा अब क्या क्या हमने सीखा और उसका आज के जो टॉपिक है उससे क्या लेना देना है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, अभी तक हमने क्या सीखा? तो भैया हमने विलेय देखा, हमने क्या देखा? तो हमने विलेय देखा, राइट। और हमने क्या देखा? तो हमने विलायक देखा। तो एक तो हमने विलेय देखा, ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ नोट कीजिए, बड़ा ही आसान है। चलिए, विलेय जिसको मिलाया जाता है, और हमने क्या देखा? तो विलायक देखा, ठीक है। विलेय देखा और क्या देखा? विलायक देखा। आपको कोई जो किताबें लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पेन कॉपी लेकर बैठिए, सारे नोट्स साथ में बनवा रहा हूं, राइट। चलो, तो विलेय और विलायक जो रहेगा आपका, उसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिंबल होगा, तो वो भी अपन लोगों ने देख लिया। तो आप याद रखेंगे कि भैया आपका जो विलेय है वो आपका बी है और विलायक आपका ए है, और विलयन के लिए कोई सिंबल नहीं है, राइट। और क्या देखा? तो ध्यान से देखिएगा, और हमने कुछ और चीजें देखी, जैसे कि हमने ये दो चीजें देखी। क्या देखी? बताता हूं। हमने देखा भैया मोलर द्रव्यमान जैसी कोई चीज होती है जो कि दोनों की हो सकती है, जो कि किसी भी चीज की हो सकती है, जिसका सूत्र होता है, राइट। और हमने देखा दिया गया द्रव्यमान, दिया गया, ये डॉट लगा दिया, द्रव्यमान। तो जो मोलर द्रव्यमान है उसके लिए अपन ने एक सिंबल बनाया, और वो क्या बनाया वो भी देख लेते हैं। और दिए गए द्रव्यमान के लिए भी हम लोगों ने एक सिंबल बनाया हुआ है, वो भी देख लेते हैं, घबराने वाली बात नहीं। तो मोलर द्रव्यमान को हम लोग एम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। विलेय होगा तो नीचे बी लगा देंगे, विलायक होगा तो नीचे ए लगा देंगे, खत्म बात। और दिया गया द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। अब सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या सीखना पड़ेगा? द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है आप याद करो, सबसे पहले क्या था? द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा उसको मैं, अब ये जो चार चीजें हैं ना, राइट, अब यहां से द्रव्यमान प्रतिशत का खेल शुरू होगा। सारे के सारे आप सांद्रता को मापने वाली जो चीजें हैं, हमारे पास कुल 8 से 10 सांद्रता को मापने वाली चीजें हैं, हम वो सारी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट। ध्यान से देखो, तो अब मोलर द्रव्यमान हो गया, दिया गया द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब एक नई चीज हम लेकर आते हैं, और वो है आपका क्या? मोलों की संख्या। एक नई चीज हम लोग देख लेते हैं, और वो क्या है? आपकी मोलों की संख्या। चलो भाई, तो मोलों की संख्या को ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन लोग। अभी अभी मुझे याद आया कि हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मोलों की संख्या। इसके दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके दो फॉर्मूले हमारे पास में हैं। कौन से हैं बना रहा हूं, मेरे साथ आप नोट करिए, ठीक है। कौन से दो फॉर्मूले, ध्यान से देखिएगा। सब कुछ सीधे दिमाग के अंदर, वीडियो से निकल के सीधे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो एक और चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं मोलों की संख्या। तो यहां बना देते हैं मोलों की संख्या, और उसको कैसे दर्शाते हैं वो भी बताते हैं। चलिए भाई, तो यहां पर आपके पास में है मोलों की संख्या। चलो ये भी ठीक है। और मोलों की संख्या को हम लोग दर्शाएंगे कैसे? तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, हम मोलों की संख्या को दर्शाएंगे कैसे? एन से। छोटा वाला जो एन होगा वो होगा हमारा मोलों की संख्या, ठीक है। और मोलों की संख्या निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले जिसको मैं वहां पर लिख रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मोलों की संख्या जिसको हम एन से दर्शाते हैं, उसके दो फॉर्मूले हैं, एन बराबर, और यहां पर भी आ जाएगा एन बराबर। और दो कौन से फॉर्मूले होंगे उसको भी अपन देख लेते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट। तो कौन से दो फॉर्मूले होंगे देख लेते हैं। रुको रुको रुको, काहे घबराते हो, सब करवा रहा हूं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होगा आपका दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। पहला फॉर्मूला क्या होगा आपका? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो देखो जरा, W।
दिया गया द्रव्यमान क्या कहलाता है भाई? W कहलाता है, राइट। तो सीधा होगा आपका दिया गया रुको एक मिनट, ठीक है। तो पहला क्या होगा आपका? दिया गया द्रव्यमान और मूलर द्रव्यमान। देखो, दिया गया कुछ भी हो सकता है, दिया गया द्रव्यमान जब कोई कह रहा है, राइट, जब कोई ये कह रहा है, जब कोई ये कह रहा है कि 50 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, जब कोई कह रहा है कि 50 ग्राम नमक है, तो ये दिया गया द्रव्यमान है। मूलर द्रव्यमान तो अंदर छुपा हुआ है, अपन कैलकुलेट कर चुके। तो दिया गया द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? तो भाई मूलर द्रव्यमान। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन ऐसा क्यों लिख रहे हैं? रुको 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 रुको। दिया गया द्रव्यमान को हम कैसे दर्शाते हैं? तो हम W से दर्शाते हैं, तो हम इसके लिए W लिख देते हैं। चलो, ये हो गया आपका W, और मोलर द्रव्यमान हमारा M डैश हो गया, खेल खत्म। एक और सूत्र होगा, ध्यान से देखिएगा, कणों की संख्या। क्या होगा? ये होगा आपका कणों की संख्या। अब कणों की संख्या में अणु आ गया, परमाणु आ गया, आयन आ गया, राइट। तो एक आपका होगा कणों की संख्या। एकदम बेसिक बता रहा हूं, सब एकदम ढिंडोरा पीट दो, सब लोगों को बुला लो। यदि कोई कक्षा 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में, तो आप पढ़ ही रहे हो, और 12वीं में तो आपके जो भी दोस्त भाई बंधु, जो भी सखा सहेली, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, बुला लो। एकदम बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, किसकी? आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि भौतिकी रसायन की, राइट। कणों की संख्या, ठीक है, कणों की संख्या डिवाइड बाय, आपको यदि याद हो तो आवोगाद्रो संख्या। और आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? तो लिख देते हैं भैया इसको भी। तो ये यहां पर हो गई आवोगाद्रो संख्या। तो कणों की संख्या डिवाइड बाय आवोगाद्रो संख्या, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो ध्यान से देखिएगा भैया, ये होगा आपका कणों की संख्या n होता है, आवोगाड्रो संख्या जो है वो Na होता है, जिसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, और ये आपका n बराबर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। और इधर पे आपका W बाय M डैश हो गया। तो कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि आप जो हैं वो हमेशा इस तरीके से अपना पढ़ाई करते समय माहौल बनाए रखें, और बढ़िया तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लें। एक और चीज देख लेते हैं अब, ठीक है। ये तो समझ लिया आपने मोलों की संख्या, तो एक और चीज सीखी अपन लोगों ने, मोलों की संख्या। विलेय हो गया, विलायक हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया, दिया गया द्रव्यमान हो गया, और कौन सी चीज हो गई? मोलों की संख्या। सबको दिमाग के अंदर फिट? कोई घबराने वाली बात नहीं, बोलिए यस सर। नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आया सर फिर से बताइए। चलो, ये दो फॉर्मूले रहेंगे। आज के बाद आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो, ये सब आपने देख लिया, स्माइल भी आपने कर लिया। अब आते हैं किस पर? द्रव्यमान प्रतिशत पर। किस पर आएंगे? तो भाई द्रव्यमान प्रतिशत पे। चलो, तो अब बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। तो ध्यान से देखना, अब द्रव्यमान प्रतिशत की यदि हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे? थोड़ा इधर लिखते हैं इसको। स्माइल को मैं हटाना नहीं चाहता, पर कोई बात नहीं। चलो, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे? द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे? मान लेते हैं कि हम किसका निकाल रहे हैं? विलेय का निकाल रहे हैं। और विलेय क्या है हमारा? तो अब याद करो, B से दर्शाया जाता है। तो विलेय का आप यदि द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो तो क्या करना है? विलेय का द्रव्यमान और उसके बाद डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान। तो एक काम करते हैं, क्या मैं विलेय के द्रव्यमान को ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? तो भैया ऐसे, विलेय के द्रव्यमान को मैं दिए गए द्रव्यमान की WB डिवाइड बाय WA प्लस WB गुणा में 100, ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या ये मेरा विलेय का द्रव्यमान रहेगा? WB डिवाइड बाय WA प्लस WB। बिल्कुल सही है। तो यदि मैं अब बात करूं किसकी किसकी किसकी? द्रव्यमान प्रतिशत। यदि मैं बात करूं कि विलायक और द्रव्यमान प्रतिशत की यदि मैं बात करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तो सीधी सी कहानी कि भैया ऊपर अब आ जाएगा आपका क्या? विलायक का द्रव्यमान जो कि WA है डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान जो कि आपका WA गुणा WB धन WB, और गुणा कितना आ गया? भी 100 आ गया। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर दीजिए, राइट। तो सिंपल क्या है, ध्यान से देखिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत इतना आसान था, अपन पहले भी पढ़ चुके थे, अपन ने फिर से पढ़ लिया। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या था? जिसका भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान अंश में आएगा, ऊपर आएगा। जिसका निकालना है उसका अंश में आएगा, और जो जिस यौगिक में वो पाया जाता है
उसका कहां पर आएगा, नीचे आएगा। कैसे आएगा एक समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसको हटाते 1 मिनट, यहां से फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया? चलो देखो 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 देखो, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। अब कोई भी आप मुझे बता दो सर, कोई भी एक यौगिक बता दो भाई, द्रव्यमान प्रतिशत किसी तत्व का निकलता है किसमें, किसी यौगिक में। कैसे, ध्यान से देखो। हम बात करते हैं H2SO4 में सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। चलो ये भी निकल सकता है, राइट। अभी मैं किसी यौगिक में तत्व का निकाल रहा हूं, तो क्या करना है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, कुल मोलर द्रव्यमान। हाँ ये भी निकाल सकते हैं हमको। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कुल मोलर द्रव्यमान। ठीक है भैया, कुल मोलर द्रव्यमान। और कुल मोलर द्रव्यमान क्या होगा, कुछ तो होगा ना। तो आपका जो कुल मोलर द्रव्यमान है वो क्या होगा, देखो बहुत फास्ट करेंगे, कक्षा 11वीं के बच्चे कर लोगे स्पीडली, ठीक है। तो कुल मोलर द्रव्यमान हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक का 1 होता है, 2 का 2 होगा। सल्फर का कितना होता है, तो 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 से गुणा किया तो 64 आ गया, और इसको मैंने 32 लिखा और 64 से जोड़ दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया भैया, 64 के साथ 32 जुड़ा तो 96, और उसमें 2 जुड़ा तो 98 ग्राम। मतलब यदि आप H2SO4 की बात करेंगे तो इसमें आपका जो क्या है, तो आपका जो H2SO4 का कुल मोलर द्रव्यमान है वो कितना है, 98 ग्राम। ठीक है, किसका निकालना है, सल्फर का। तो मैं लिखूंगा सीधे सीधे सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। तो अब इसको अपन ऐसे लिख देते हैं। अब सल्फर का द्रव्यमान कितना है, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ये हो गया आपका 32 बटे यहां पर कितना हो गया टोटल, यानी कि 98, और ये आपका 100 से गुणा कर दो। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी है, बड़ी आसान कहानी है, नोट कर लो। कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज गौर की होगी कि यहां पर हमने एक यौगिक में एक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है। हमने यहां पर एक यौगिक में एक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है, राइट। अब क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे विलियन में अपने को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो वो अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सुनो। हमने किसी यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था। अब हम क्या करेंगे, विलियन विलायक वाला कॉन्सेप्ट खेलेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, बहुत आसान, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल ये कहता है कि यदि कोई और प्रकार का क्वेश्चन आया तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब लिखा हुआ है कि भैया 30 ग्राम NaCl को ठीक है 70 ग्राम ले लो या 65 ग्राम ले लो, 65 ग्राम H2O में मिलाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 ग्राम NaCl को 65 ग्राम H2O में मिलाया गया। ठीक है, 3 चीजें निकालनी है आपको, 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो ध्यान से देखो, आपको निकालना है NaCl का नंबर ऑफ मोल। NaCl के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, फिर आपको जल के नंबर ऑफ मोल निकालने, और उसके बाद NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो 3 चीजें निकालनी है। NaCl के, अब N लिख देता हूं, अब समझ जाना कि मोलों की संख्या है नंबर ऑफ मोल से। दूसरा जो है H2O के N निकालने हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, याद करो, तो इसको हम बोलेंगे NB, और इसको हम क्या बोलेंगे, Na बोलेंगे, है ना। और तीसरे नंबर पे क्या होगा आपका, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत। खेल खत्म। तो ये 3 चीजें अपने को निकालनी है, जो कि अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब यदि हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं भैया, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान क्या है, तो आपको भी पता है कि दिया गया द्रव्यमान जो है वो कितना है, 30 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 23 को 35.5 से जोड़ो तो 58.5 आ गया, यानी 58.5। दैट्स ऑल। अब जल के लिए निकाल लेते हैं, तो जल का दिया गया द्रव्यमान कितना है भैया, 65 है, बटे आप जल की यदि आप बात करेंगे तो द्रव्यमान कितना है, 65 है।
मोलर द्रव्यमान कितना है, तो 18 है। तो आंसर तो आप ला ही लोगे ना इसके बाद फिर, कि कैलकुलेशन भी मुझे ही बतानी है, मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन बताएंगी मेरी जो पूरी जनता है, मेरी जो पूरी सेना है वो। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है ये यहां पर आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो NaCl का, आप निकाल सकते हो H2O का। अब किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत नहीं, माफ कीजिएगा, हम निकालेंगे मोलों की संख्या NaCl के लिए और H2O के लिए, और बात करेंगे अब हम NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा NaCl का द्रव्यमान जो कि कितना था 30, नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा कुल द्रव्यमान विलयन का जो कि कितना था 30 के साथ में आप 65 को जोड़ दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर है, गुणा आप क्या कर दो भैया 100 से कर दो। बात समझ में आई। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको 100 से गुणा कर दीजिए। इस तरीके से यहां पर भी आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अपन ने विलेय क्या है वो देख लिया, विलायक देख लिया, मोलर द्रव्यमान का हमने चिन्ह देख लिया, दिया गया द्रव्यमान देख लिया, मोलों की संख्या देख ली, और हमने ये चीज भी देख ली। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। चलिए भाई अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं किसकी तरफ, मूल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन की तरफ। अब किसकी बात करेंगे, मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन की तरफ। और ये क्या होगा उसको समझने के लिए हम यहां से थोड़ा सा डेटा जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, चलो ये पांचों चीजें अपने बहुत काम आने वाली है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो इस तरीके से हम इसको यहां से हटा देते हैं, इस पूरे भाग को। चलो 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 हटा देते हैं भाई, हटा देते हैं। रुको, पोछा लगाएंगे तो जल्दी हटेगा, है ना। पोछा लगा देते हैं अपन। चलो, तो ये हमने पोछा लगा दिया और ये पूरा भाग जो है ये हट गया। यार एक तरीका और भी हो सकता था, एनीवेज ठीक है। चलो, तो अब चल रहे हैं भाई अगला। मोलों की संख्या आपने देख ली, द्रव्यमान प्रतिशत आपने देख लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, तो ये होगा कौन सी चीज, ध्यान से देखिएगा। तो ये होगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, मोल अंश। किसकी बात हो रही है, तो भाई बात हो रही है मोल अंश की। तो हम बात कर रहे हैं मोल अंश की। भाई सीधे सीधे से इसके जो हैं क्या होंगे, आपके फॉर्मूले होंगे। कौन से होंगे, तो देखो हम यहां पर पहुंचे थे ना, हमने द्रव्यमान प्रतिशत तो देख लिया, ये रहा अपना फॉर्मूला। एक काम करो, इसको भी नोट कर लो। कर लिया, बहुत ही सिंपल सी कहानी। चलो और आगे बढ़ेंगे। अब मोल अंश की बात हो रही है, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब मान लेते हैं कि आपके विलयन में दो ही चीजें हैं, एक आपका विलेय है जिसको मिलाया गया है, एक आपका विलायक है जिसमें मिलाया गया है। राइट, अब हम मोल अंश दोनों का निकाल सकते हैं, और जो कि बड़ा ही आसान है। हम दोनों का मोल अंश निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। और मोल अंश को हम कैसे दर्शाते हैं भाई, तो सीधा सीधा सा सूत्र होता है, मोल अंश के लिए सिंबल होता है, और क्या होता है, तो मोल अंश को हम लोग दर्शाते हैं x से। किसे दर्शाते हैं, तो हम इसको x से दर्शाते हैं। अब यदि विलेय की बात करोगे तो मोल अंश क्या होगा, देखो बड़ा ही सिंपल है। राइट, तो यदि हम विलेय की बात करेंगे तो हमारा XA जो है ये क्या होगा, Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। अब ये मत बोलना सर हम Na और NB नहीं चाहते, बहुत समय लगाकर ये कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आप लोगों को। राइट, चलिए भैया, मतलब हम फास्ट भी कर सकते थे, पर हम लोगों ने सोचा कि अब क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो बड़ा है, राइट, सारे कॉन्सेप्ट्स को हमको बढ़िया से सीखना है, इसलिए हमने बहुत समय लगाया और उन 5 चीजों को हमने समझ लिया। अब देखो मोल अंश क्या होता है, हम इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, तो मोल अंश ही कहलाता है आपका मोल फ्रैक्शन, और ये आपका है मोल फ्रैक्शन। राइट, चलिए, तो यहां पर कहानी बड़ी ही सिंपल है। मोल फ्रैक्शन जो होगा किसके लिए निकाल सकते हो आप, विलेय के लिए भी निकाल सकते हो और विलायक के लिए भी निकाल सकते हो। विलेय के लिए क्या होगा, तो ये होगा आपका NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। आप जानते हो NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। नीचे क्या दिया है, विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ दिया तो विलयन के मोलों की संख्या। राइट, कुछ इसी तरीके से Na NB सब तो पता है यार, जानते तो हो। तो ये क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो जब भी आपको मोल फ्रैक्शन या फिर मोल अंश निकालना होगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए, आपको निकालनी होगी मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान और दिया गया द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, नोट कर लो। हो गया, मोल अंश अपन लोगों ने निकाल लिया। ठीक है जी, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक गलत नहीं लिखा है, ये एक्स लिखा हुआ है।
बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन या फिर मोल अंश निकाल सकते हैं। जितनी भी चीजें, ऐसा नहीं कि एक विलेय है, विलेय एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, विलायक हमेशा एक रहेगा। तो कितनी भी चीजों का आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या था, तो ध्यान से देखो, इसके बाद क्या था, देखो ये लिखा है ना, सारा फॉर्मूला लिखा तो है यहां पर ऐसे, राइट। तो और इसके बाद क्या था, तो देखो भैया, द्रव्यमान प्रतिशत देख लिया, मोल अंश देख लिया। अब चलते हैं मोलरता और मोललता की तरफ, मोलरता और मोललता की तरफ, ठीक है। कंफ्यूज होने जैसी कोई भी बात नहीं है। चलो देखो, इस बार मैं मिटाने की एक निंजा टेक्निक बताता हूं आप लोगों को। ये लो, खेल ही खत्म हो गया, राइट। ये लो, ये लो, ठीक है, ये लो, ये सब खत्म हो गया, राइट। अब चलते हैं किसकी तरफ, मोलरता की तरफ। अब देखो मोलरता क्या है उसको भी समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोलरता, 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 ध्यान से देखना। मोलरता और मोलरता को कैसे दर्शाओगे, तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देख लो। मोलरता को हम लोग दर्शाएंगे किससे, कैपिटल एम से। अब कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो एम डैश होता है, मोलर द्रव्यमान आपका एम डैश होता है और मोलरता जो है वो है आपका कैपिटल एम। अब पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, सूत्र लिखता हूं, उसके बाद मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा और फिर हम करेंगे कुछ सवाल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब इसका सूत्र क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, आप यदि किसके लिए निकाल रहे हो, विलेय के लिए निकाल रहे हो। सामान्यतः आपकी जो मोलरता होती है वो विलेय के लिए ही निकाली जाती है, राइट। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मोलरता बराबर, बहुत ही आसान है, क्या है, एन भी जानते हो, या सर बिल्कुल जानते हैं, क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या है, क्या होती है, एन बी होती है, बटे आपको लिखना है आयतन, यानी कि वॉल्यूम। अच्छा, तो आयतन भी अपन यहां लिख देते हैं, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लिख देते हैं। चलो ये लो, तो आयतन को कैसे दर्शाएंगे भाई, तो कैपिटल वी से दर्शाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर लिखना है वी, और ये किसका होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये किसका होगा, तो ये होगा आपके विलियन का। आयतन जो है वो किसका होगा, तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका विलियन का। और यदि ये मिलीलीटर में है, सुन लो ध्यान से, बड़ा ही सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपका मिलीलीटर में है तो कुछ मत करो, ऊपर जो है आप 1000 से गुणा कर दो। यदि आपका ये मिलीलीटर में है तो कुछ मत करो, ऊपर जो है 1000 से गुणा कर दो, बस। पर यदि वो आपका लीटर में दिया है तो कुछ करना ही नहीं है। मान लेते हैं कि यहां 2 लीटर लिखा होता तो कुछ करना ही नहीं था ऊपर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है ये क्या होगी, ये होगी आपकी मोलरता का सीधा सीधा सा सूत्र। हम यदि इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं तो हम लिखेंगे भैया कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी। क्या होगा, तो याद करो एन बी हमारा क्या होगा, तो एन बी को हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई डब्ल्यू बी बटे एम डैश बी गुणा कैपिटल वी, और ये किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए, और किसका होना चाहिए, तो भैया विलियन का होना चाहिए, और ऊपर की तरफ 1000 आना चाहिए। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी नोट कर लो। परिभाषा की बात करेंगे, ठीक है। तो मोलरता जो है क्या है, ये सब सांद्रता का मापन है। सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा का मापन है, राइट। तो यदि आप बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स की, एक काम करो, पहले इसका फॉर्मूला लिखो। लिख लिया, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले फॉर्मूला लिखा है, फिर परिभाषा पे जाएंगे और वो भी समझ में आएगी, है ना। चलो देखो, तो ये सब क्या है, यदि आप आसानी से कहें तो ये सब है आपके सांद्रता के मापन। ये क्या है, तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके सांद्रता, और सांद्रता को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, मात्रा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मात्रा। तो ये सांद्रता या मापन के तरीके हैं। क्या है, तरीके हैं। कौन से हैं, द्रव्यमान प्रतिशत है, मोल अंश है, मोलरता है, और क्या है आपकी मोलकता है। मैंने क्या कहा, इनका जो वर्ड है ना, बस वही देखने में कैसा लगता है या सुनने में कैसा लगता है, अजीब सा लगता है, बट बेसिकली अंदर की बात ये कि बड़े ही आसान फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि अपन ने अभी देख लिया, राइट। चलिए, तो ये सांद्रता या मात्रा के क्या है, तरीके हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये लो, तो विलियन के
मोलों की संख्या, नहीं विलियन के मोलों की संख्या नहीं, विलेय के मोलों की संख्या। यहां पर क्या आएगा, तो देखो यहां पर आएगा विलेय के मोलों की संख्या। कंप्यूटर जी से मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको अपन करेक्ट कर देता है। ठीक है, एक मिनट रुको। तो विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय जो आयतन होगा वो किसका होगा, आपका विलियन का होगा। तो ये क्या है, तो सीधी सी कहानी है, यह किसी विलेय की 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, यही है इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है आपकी, तो सिंपल है, यह किसी विलेय की 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की जो संख्या है वो कहलाती है मोलरता। सवाल करेंगे, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने यहां मोलरता लिखा दी है, अब मैं सीधे चलता हूं मोलकता की तरफ। किसकी तरफ, मोलकता की तरफ। तो यदि हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे, तो हमने तो सीख लिया, तो वैसे करेंगे भैया, कैपिटल एम, ध्यान से देखो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, कैपिटल एम डिवाइड बाय इज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाय वी, किस में होगा, मिलीलीटर में, और किसका होगा, तो आपका होगा भैया किसका, विलियन का होगा। तो ये हो गया सूत्र किसका, मोलरता का। अब किसके तरफ चल रहे हैं, मोलकता की तरफ। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, ये अपना मोलरता हो गया, इसको अपन मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। तो स्टूडेंट्स ये है अपनी मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी, यानी कि आप उसको क्या कहते हो, मोलरता, दैट्स ऑल। ठीक, चलो चलेंगे आगे, पक्का जी। चलिए अब चलते हैं किसकी तरफ, मोललता की तरफ, और इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। कंफ्यूज नहीं होएगा कोई भी, तो ये है आपकी मोलैलिटी। मोललता वो क्या थी, मोलरता, ये क्या है, मोललता, वो क्या थी, मोलैरिटी, और ये क्या है, मोलैलिटी। अब ये क्या है, समझने की कोशिश करना, सीधे फॉर्मूला देखो, विलेय के मोलों की संख्या, और इसको कैसे दर्शाएंगे, तो छोटू वाले एम से। तो ऊपर तो वही रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या, इसको अपन लिखेंगे NB बटे विलायक का द्रव्यमान। पहले था विलियन का आयतन, इसके पहले क्या था, विलियन का आयतन, जब हम मोलरता पढ़ रहे थे। अब है विलायक का द्रव्यमान, मतलब कि यहां पर आ जाएगा WA, और किस में होगा भैया, ये kg में होगा। अब आप बोलोगे सर ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हीरो बनेंगे यार, इतना इजी तो है। ये लो, तो ये हो गया NB डिवाइड बाय, ये हो गया WA, और यदि ये किस में दिया है भाई, ग्राम में दिया है, तो ऊपर की तरफ गुणा करोगे 1000 से, बस इतनी सी कहानी थी। तो याद रहे, मोललता जो है वो छोटू वाला m होता है, पहली बात। दूसरी बात, मोललता में नीचे की तरफ आपका क्या आएगा, तो जो विलायक है, जिसने विलेय को पनाह दी है, राइट, जो विलायक है वो ग्राम में यदि होगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ग्राम में नहीं होगा तो फिर वो kg ही रहेगा, दैट्स ऑल। तो ये क्या है, अब परिभाषा पर आ जाते हैं। इसे 1 kg विलियन, आप दूसरे रंग से लिखना चाहेंगे हम, तो इसे जो है 1 kg विलियन, 1 kg विलियन, इसे 1 kg विलियन में उपस्थित विलेय के, 1 kg विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसे कैसे दर्शाया जाएगा, m से दर्शाया जाएगा। अच्छा एक और चीज, इसकी जो इकाई है ना वो भी आपकी m ही है, इसकी जो इकाई है वो आपकी क्या है, m है। तो सबकी अपने को इकाई पता होनी चाहिए। मोलरता की इकाई क्या है, तो कैपिटल M है। मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि उसकी कोई मात्रक ही नहीं होता है, उसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता है, शून्य होता है। द्रव्यमान प्रतिशत जो है उसकी भी कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक, तो मोललता की आपकी जो इकाई है वो छोटू वाला m है, मोलरता की आपकी जो इकाई है वो आपका कैपिटल M है। अब घबराओ मत, एक सवाल लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इस तरीके से आपने इसको कॉपी में नोट कर लो, बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। कर लिया, मिटा दूं, पक्का मिटा दिया। क्या करेंगे, सवाल करेंगे। कहां करेंगे, तो यहां करेंगे। क्लियर है कहानी। अब देखो, अब सूत्र लिख देता हूं, क्योंकि अपन लोगों ने देख लिया है सूत्र क्या है। तो
एक सूत्र है m इज इक्वल टू व्हाट NB डिवाइड बाय क्या होगा तो विलायक का द्रव्यमान होगा। तो WA होगा किसमें होगा तो भैया ग्राम में यदि होगा तो ऊपर किससे गुणा होगा 1000 से होगा। जो NB है वो क्या है मोलों की संख्या है किसके तो विलेय के। तो विलेय क्या होता है तो WB डिवाइड बाय MB लिख सकता हूं यस और नो और गुणा किससे होगा WA से होगा और ये यहां पर कितना आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो कर लिया ठीक पक्का ठीक हो गया। चलिए एक फॉर्मूला और लिखते हैं देखते हैं आपके समझ में आया कि नहीं आया। मैं यदि यहां पर XA लिखता हूं तो मैं लिखूंगा NA डिवाइड बाय NA प्लस NB और यदि मैं यहां पर XB लिखता हूं तो मैं लिखूंगा NB डिवाइड बाय NA प्लस NB। लो जी खत्म ही हो गया खेल। एक और लिखूं पक्का चलो ये लो कोई दिक्कत नहीं है ये लो ये लो ये लो। मैं यदि लिखता हूं यहां पर N तो N होगा मेरा W डिवाइड बाय M डैश जो कि मोलों की संख्या है जो कि मोलों की संख्या है। हो गए सारे फॉर्मूले खेल खत्म ठीक। अब एक सवाल करेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स एक सवाल करेंगे बढ़िया वाला करेंगे धमाकेदार करेंगे और सारी चीजें वहां से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है कहानी सिंपल है कहानी। सवाल लिखने दो मुझे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कॉपी में नोट करो सवाल की तरफ चल रहा है पक्का ठीक। ये लो एक मिनट तो रुको 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 ये लो चलो। तो किसकी तरफ चल रहे हैं हम लोग सवाल की तरफ। अब सवाल क्या होगा ध्यान से देखो। तो अब अपना सवाल क्या होगा कि यदि हम 10 ग्राम ध्यान से देखना 10 ग्राम क्या लिया है अपन ने NaCl लिया है को 300 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में मिलाने पर $350 मिलीलीटर का जलीय विलयन बना है। क्या बना है भाई जलीय विलयन बना है ठीक। 10 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में मिलाने पर 350 ml का क्या बना है जलीय विलयन बना है। बना हो तो क्या क्या बताना है सुनो क्या क्या बताना है। सबसे पहले ये सब निकालना है आपको निकालना है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा जल का मोल अंश जिसको आप मोल फ्रैक्शन कहते हो। तीसरा मोलरता और चौथा मोलकता ठीक है। चलो भाई तो एक काम करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो इसको अपने और ये चारों को निकालकर एक बार दिखाओ। उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूं आप लोग क्रॉस चेक करना ठीक है करो। अब भैया ऐसा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि विलेय कौन है विलायक कौन है और दोनों की कौन सी मात्रा दी हुई है। तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं और समझते हैं कि विलेय को अपन बी से दर्शाते हैं विलायक को ए से। ऐसा चलता आया है इसलिए जरूरी नहीं है आप अपना भी बना सकते हो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। मोलर द्रव्यमान m डैश हो गया दिया गया सूत्र आपका W हो गया। मोलों की संख्या जो है वो हो गई आपकी छोटू वाला n और आयतन जो है वो हो गया आपका कैपिटल V। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं इन सबको निकाल लेते हैं उस वाले क्वेश्चन में हमारा जो है काम चल जाएगा। तो अब ध्यान से यदि आप देखेंगे राइट तो यहां पर क्या क्या दिया गया है उसको भी अपन समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बड़ा ही सिंपल है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ए और बी तो समझ में आ गया होगा आपके इसलिए उसको वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना बी हो गया ये अपना ए हो गया। चलो भैया
अब एक काम करते हैं, वहां चलते हैं और वहां देखते हैं कि WA क्या दिया हुआ है। तो भाई WA क्या दिया हुआ है, तो WA दिया हुआ है क्या 300 ग्राम, ठीक है जी। WB भी दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, WB दिया हुआ है। और वॉल्यूम दिया है किसका, तो पूरे के पूरे आपका जो वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया हुआ है पूरे के पूरे विलियन का, तो विलियन का दिया हुआ है तो अपन इसको विलियन लिख देते हैं। विलियन, विलायक नहीं है, याद रहे, विलियन का दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है क्या, तो कुछ नहीं दिया हुआ, इतने में अपना काम चल जाएगा। चलो भाई, WA दिया हुआ है हमारा 300 ग्राम, WB दिया हुआ है हमारा 100 ग्राम, राइट। और विलियन का जो आपका आयतन दिया हुआ है 100 ग्राम नहीं, सॉरी 10 ग्राम, और विलियन का जो आयतन दिया है 350 ml। ये लो, विलियन का जो आयतन दिया हुआ है वो दिया है 350 ml। यहां तक की कहानी क्लियर है, पक्का। वो नीचे वाले को हटा देते हैं वहां से, चलो ये लो हटा दिया। द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाएगा किसका, NaCl का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ये लो। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस को तो अपन वैसे ही निपटा देंगे। तो भैया द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाएगा, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा भैया, बड़ी सिंपल सी कहानी है। NaCl का द्रव्यमान कितना है, तो ये हो जाएगा आपका NaCl आपका B है, तो हम लिखेंगे WNaCl यानी कि B डिवाइड बाय W ऑफ NaCl प्लस आपका जो है क्या होगा W ऑफ H2O। काहे घबराते हो, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो WNaCl आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, WNaCl कितना दिया अभी 100 ग्राम दिया है, और ये कितना दिया है 300 ग्राम दिया है, और ये कितना दिया है 100 दिया है। प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर दो, नहीं है तो मत करो, क्या फर्क पड़ता है, कर लोगे हो जाएगा पक्का जी। तो इस तरीके से NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत तो आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों के जो हैं हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो NB क्या होगा बताओ, चलो NaCl का ये आ गया अपना द्रव्यमान प्रतिशत, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, ठीक कर लिया। चलो अब बढ़ रहे हैं आगे, और बढ़ रहे हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, और आगे बढ़ रहे हैं कि साथ में Na निकालते हैं और Nb निकालते हैं। तो Na क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, तो Na क्या होगा WA डिवाइड बाय Ma। तो ये हो जाएगा आपका WA विच इज ऑलरेडी गिवन देयर डिवाइड बाय M-A। यही होगा ना आपका, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इतनी सी कहानी। दिया गया द्रव्यमान कितना, तो भैया 300 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना, तो जल है वही जीवन है, याद कर लो 18 ग्राम प्रति मोल होता है, 18 ग्राम। चलो बहुत बढ़िया, अब बात करेंगे किसकी, तो भाई विलेय की बात करेंगे। और आपका जो विलेय है वो कितना दिया है, सिंपल सी बात है, विलेय कितना दिया है, तो 10 ग्राम दिया है, और NaCl है। चलो तो यहां पर आ गया 10 ग्राम, और डिवाइड बाय NaCl है, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दिया 58.5, ये हो गया 58.5 ग्राम। तो Na आ गया, Nb आ गया, खेल जो है खत्म हो गया, दैट्स ऑल। तो दोनों के मोलों की संख्या अपन निकाल चुके हैं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो Na कितना है, तो इसको यहां लिख देता हूं अब मैं, है ना। चलो तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। अब Na, अच्छा ये वाला Na इज मोलों की संख्या A के लिए, बार बार आप NaCl मत समझना उसको, NaCl अलग कहानी है और स्मॉल a N और कैपिटल A अलग कहानी है। चलो तो ये आ गया कितना अपना भैया, तो ये आ गया आपका 300 बटे 18 ग्राम, हटा देते हैं अपन, ठीक है। इसी तरीके से Nb अपना कितना आ गया, तो भैया आ गया आपका 10 डिवाइड बाय 58 डिवाइड बाय 0.5, खत्म खेल। तो NaCl आ गया, मोल अंश आ गया, नहीं मोल अंश अभी अपना नहीं आया है, अभी अपना मोलों की संख्या आई है। अभी हमारी जो विलेय है और विलायक है उसके मोलों की संख्या, ये मोल अंश नहीं आया है, कौन घबराने वाली बात नहीं है। चलो इसको हटाते हैं यहां से। अब तो अब मुझे बताइएगा कि ये जो कहानी हम लोग अभी यहां पर देख रहे हैं, क्या ये आपके बढ़िया से समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब मोल अंश निकालेंगे भाई। तो मोल अंश क्या है, जल आपका क्या है, देखो तो XA इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, तो Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। XB इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा आपका NB डिवाइड बाय Na प्लस NB, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई, खत्म खेल। तो इस तरीके से जो है
Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb आप निकाल सकते हो क्या, दोनों का मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन, किसका, विलेय का भी और विलायक का भी। बड़ा ही सिंपल है, तो इसको भी नोट कर लो, वैल्यू रख देना, हीरो बन जाना, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो पक्का, सिंपल, हाँ जी बड़ा सिंपल, मिटा दूं, ये मिटाया। अब बात किसकी करेंगे भाई, मूलरता की बात करेंगे। अब मूलरता का सूत्र क्या देखा था अपन ने, तो ये देखो होगा कहीं यहीं पर, ये लो, ये विलेय के मोलों की संख्या, ये विलयन नहीं है, विलेय था, ठीक है, और विलायक का आयतन, ठीक। तो मूलरता जो होगी उसका सूत्र क्या होगा, तो कैपिटल M इज इक्वल टू वॉट, यहां पर आ जाएगा NB गुणा यहां पर आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय NB गुणा यहां पर आ जाएगा 1000, और यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये आएगा आपका किसमें, मिलीलीटर में, किसका, तो विलियन का। तो क्या ये दिया है, तो बिल्कुल दिया है, वी विलियन दिया हुआ है, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है, आपको सिर्फ जो है वैल्यूज पुट करनी है। M इज इक्वल टू हो गया NB कितना हो जाएगा भैया, तो W भी दिया है, MB भी दिया है, गुणा V भी दिया है, और 1000 तो दिया ही है। सबका मान रख दो, हीरो बन जाओ। मान कैसे रखोगे, WB का मान क्या होगा, तो भैया 10 ग्राम होगा, गुणा तो ये यहां पर आपका 100 होगा, 1000 होगा, डिवाइड बाय M डैश B क्या होगा, क्या होगा, तो आपका NaCl है, तो ये हो जाएगा कितना, M डैश B आपका 58.5 हो जाएगा, गुणा 350 हो जाएगा। तो है तो आसान, क्यों परेशान होता है, सिंपल तो है, नोट कर लो। ठीक, तो इस तरीके से जो है अपनी मूलरता वाला आ गया। अब आते हैं मूलकता की तरफ। याद रहे मूलरता में नीचे आयतन आएगा और मिलीलीटर में आएगा, ठीक है, तो ऊपर 1000 आएगा, लीटर में यदि आएगा तो 1000 नहीं आएगा। ठीक, चलो नोट करेंगे, सिंपल सी कहानी है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं किसकी तरफ भाई, मूलकता की तरफ। क्या आप सारी चीजें अपनी कॉपी में बढ़िया से लिख रहे हैं, बोलिए यस सर। यदि नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज आप मुझे बताइए आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए यदि और कोई भी डाउट है तो। ठीक है, चलो अब बात करेंगे मूलकता की। मूलकता क्या होगी, तो छोटू वाला M होगी, फिर यहां पर NB होगा, फिर यहां पर क्या होगा, तो अब यहां पर WA होगा, और ये किस में होगा, यदि ये ग्राम में है तो ऊपर की तरफ आपका 1000 ही होगा। स्टूडेंट्स, कि क्यों हम बार बार किलोग्राम और ग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है कि जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो ग्राम में ही होता है, ऐसे ड्रम भर भर के तो एक्सपेरिमेंट करते नहीं होगे, राइट, तो वो किस में होता है, आपके ग्राम में होता है। समझ में आ गई कहानी, सिंपल है कहानी, नोट कर लो। चलो पक्का जी, एकदम आसान, कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक, तो अब NB की वैल्यू रख दो, सब कुछ तो दिया हुआ है, सारी वैल्यूज को रख दो, हीरो बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, चलिए तो इस तरीके से जो है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया, जल का मूल अंश आ गया, मूलरता आ गई और मूलकता आ गई। आप आसानी से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, नोट कर लीजिए। पक्का, तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने क्या क्या सीख लिया, बड़े ध्यान से देखिएगा। आज की जो क्लास थी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, और इसमें हमने ये सीखा कि जो हमारा स्टाइक्योमेट्री होता है वो बेसिकली क्या होता है। साथ में हमने जाना कि हमारा जो सीमांत अभिक्रमक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ये किस चिड़िया का नाम है, और हमने देखा सांद्रता को मापने के कुछ यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें था आपका द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मूलरता और मूलकता, राइट। इसमें भी बहुत सारी चीजें बची हैं, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, आपका जो है वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि आयतन प्रतिशत, तो ये बहुत सारा बचा हुआ है। फिलहाल में हम उसको कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हायर वर्जन है, जो कि आपका डेली आप जो स्कूल में पढ़ते हैं उसका पार्ट नहीं है। क्लियर है कहानी, चलो तो इस तरीके से आप एक बार जल्दी जल्दी जो है रिवाइज कर लो, क्लास को खत्म करते हैं और बढ़िया से फिर बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, तो NCERT जो सोल्यूशन है उसकी तरफ। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसके बाद वाले जो वीडियोस होंगे वो अवेलेबल कहां पर होंगे, तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो। मैं आपको एक सीधा डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट बताता हूं, और इस शॉर्टकट के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। वहां पर जब जाओगे तो लिखा होगा, हिंदी मीडियम वाले हो ना तो सुनो ध्यान से, CBSE 7 to 12 हिंदी, सारी क्लासेस दी हुई है, जो भी क्लास पढ़नी है उस पर क्लिक कर देना। मान लेते हैं आपको 10th पढ़नी, तो आपने क्लिक किया, ऐसा आ जाएगा। आप यदि 11th पे क्लिक करेंगे तो 11th वाला आ जाएगा। और ये पता है कैसे आएगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं,
कोई भी पैकेज नहीं खरीदना है, कोई भी कूपन नहीं खरीदना है, सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए भाई, तो आप क्लिक करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर बढ़िया तरीके से मिल जाएगा सभी पार्ट्स में, मतलब सारे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, और मिलेंगे आपको साथ में क्या, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, और उसी का साथ देंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये सब कुछ अवेलेबल है हर एक चैप्टर के लिए, हर एक विषय के लिए, हर एक कक्षाओं के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। मान लेते हैं कि आप किसी क्लास में क्लिक करते हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो से हर क्लास शुरू होती है, जिसमें हम आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये 10th का है, ऐसा ही 11th का भी दिया हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, घबराहट सारी हमारी, रिजल्ट सारा आपका। बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे और ये जान लेते हैं कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर 7वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी अध्याय में कहीं पर भी यदि आपको कोई परेशानी है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी सारी परेशानियों का निदान या निवारण जो है वो हम करेंगे। बात समझ में आ गई। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।